देखिए, इसमें जो सबसे पहली न्यूज़ है, वो है एल्गोरिथम ट्रेडिंग, नवीनतम समाचार और सेबी का जो नया फ्रेमवर्क है वो क्या है, क्या न्यूज़ में है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है? तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो व्हाट इज़ न्यूज़ यानी क्या समाचार में है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में खुदरा निवेशकों के लिए एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग यानी एल्गो ट्रेडिंग के सुरक्षित उपयोग हेतु एक नया फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है। एक तरफ आपको इधर हिंदी में मिलेगा, इधर इंग्लिश में मिलेगा, हम दोनों चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। तो ये तो न्यूज़ में थी। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एल्गो ट्रेडिंग। तो एल्गो ट्रेडिंग इज़ अ मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रेडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन प्री-डिफाइंड rules using computer program which execute trades with high speed and efficiency। एल्गो ट्रेडिंग क्या है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग करके पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर ट्रेडिंग ऑर्डर निष्पादित करने की एक विधि है जो उच्च गति और दक्षता के साथ ट्रेंडों को निष्पादित करती है। देखिए, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में थोड़ी बहुत आपको जानकारी है तो आप वहाँ पे एल्गोरिथम समझ रहे होंगे। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम सिंपल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिससे किसी भी प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन तक पहुँचते हैं किसी भी पर्टिकुलर 2, 3, 4, 5 स्टेप्स में। और इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो ब्रोकर्स की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो खुदरा निवेशक केवल पंजीकृत ब्रोकरों के माध्यम से ही एल्गो ट्रेडिंग कर सकेंगे और प्रत्येक एल्गो रणनीति के लिए ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज से अनुमति प्राप्त करनी होगी। ठीक है? इसके बाद सेबी के नए एल्गो ट्रेडिंग जो फ्रेमवर्क है वो क्या है? तो एपीआई उपयोग के नियम क्या-क्या हैं? तो निवेशकों को केवल स्वीकृत एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का उपयोग करने की अनुमति होगी और एपीआई एक्सेस के लिए 2 कारक प्रमाणीकरण और स्थिर आईपी एड्रेस का उपयोग आवश्यक होगा। देखिए, ये जो करंट अफेयर है ये यूपीएससी से लेकर के आप यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, एमपीपीसीएस है, यूकेपीएससी है, हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस लेवल की ये पूरी सीरीज बनाई गई है। उसके बाद एल्गो की श्रेणियाँ यानी एल्गो की कितनी श्रेणियाँ हैं? तो इसको 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला व्हाइट बॉक्स एल्गो है और दूसरा क्या है? ब्लैक बॉक्स एल्गो। व्हाइट बॉक्स एल्गो क्या होता है? तो जहाँ तर्क का खुलासा किया गया है और उसे दोहराया जा सकता है। और ब्लैक बॉक्स एल्गो क्या होता है? जहाँ तर्क उपयोगकर्ता को ज्ञात नहीं है और उसे दोहराया नहीं जा सकता है। तो ये जो है एल्गोरिथम से या जो एल्गो है उसकी 2 कैटेगरीज हैं, व्हाइट बॉक्स एल्गो एंड ब्लैक बॉक्स एल्गो। चलिए, इसके बाद इसकी जो कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग की क्या होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो स्टॉक एक्सचेंज विल हैव टू मॉनिटर एल्गो ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड यूज मेजर्स सच ए किल स्विच इन केस ऑफ एनी रेगुलरिटीज। ठीक है? तो स्टॉक एक्सचेंजों में जो एल्गो ट्रेडिंग होगी उसकी गतिविधियों की निगरानी होगी और मान लिया जैसे कोई भी अनियमितता हो रही है तो उसके लिए किल स्विच जैसे उपायों का उपयोग करना होगा। ठीक है? इसके बाद इसमें और जो कंट्रोल नियंत्रण है तो यह नया फ्रेमवर्क 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा जिसका उद्देश्य क्या होगा? तो खुदरा निवेशकों के लिए एल्गो ट्रेडिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना। और अधिक जानकारी के लिए आप सेबी की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पे जो इसका पूरा डिटेल दिया गया है ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये जो एल्गो ट्रेडिंग के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी ये हमने पूरी यहाँ पे डिस्कस की। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो एल्गो ट्रेडिंग नवीनतम समाचार में जो सेबी का नया फ्रेमवर्क है ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो गई। चलिए हम दूसरी न्यूज़ की तरफ अपने चलते हैं जो कि है P8I एयरक्राफ्ट। ठीक है? तो ये न्यूज़ में था। तो क्या समाचार था? तो P8I पोसाइडन भारतीय नौसेना का एक लंबी दूरी का बहु मिशन समुद्री गश्ती विमान है जिसे अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने विकसित किया है। ठीक है? तो P8I पोसाइडन को किसने विकसित किया? तो बोइंग कंपनी ने विकसित किया है। और द एयरक्राफ्ट इज डिजाइंड फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW, एंटी सरफेस वॉरफेयर ASUW एंड इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉन्सिस्टेंस मिशन। अब इसके हम कुछ की फीचर्स देखते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो उच्च गति और रेंज, तो P8I विमान 907 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ान भर सकता है और 1200 समुद्री मील से अधिक की दूरी तक संचालन करने में ये सक्षम है। कौन सा? P8I एयरक्राफ्ट जो है। ठीक है? इसकी और भी कुछ विशेषताएं हैं। तो उन्नत सेंसर और हथियार प्रणाली, तो यह विमान अत्याधुनिक सेंसर हथियार प्रणाली और संचार प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है जो इसे समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी अभियानों में अत्यधिक प्रभावी बनाता है। इसके बाद भारतीय नौसेना में इसका शामिलीकरण, तो भारतीय नौसेना ने 2013 में P8I विमान को अपने बेड़े में शामिल किया था और तब से अब तक 12 विमान प्राप्त किए हैं। इन विमानों ने 29,000 से अधिक उड़ान घंटे पूरे किए हैं। ठीक है? अब इनका हम कुछ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखते हैं यानी जो रणनीतिक महत्व है वो क्या क्या है।
तो देखिए, द P-8I एयरक्राफ्ट इनहैंस द इंडियन नेवी मैरीटाइम सर्विलांस कैपेबिलिटीज इन द इंडियन ओशियन रीजन, और इट इज कैपेबल टू डिटेक्टिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग एनिमी सबमरीन एंड सरफेस शिप। तो ये इसका स्ट्रेटेजिक जो यानी एक रणनीतिक महत्व है वो P-8I एयरक्राफ्ट का है। इसके अलावा और इसकी क्या है, तो यह खोज और बचाव, एंटी पायरेसी और अन्य सैन्य अभियानों में भी सहायक है। और P-8I विमान की ये विशेषताएं इसे भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाती हैं, जो समुद्री सुरक्षा और निगरानी में इसकी भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। तो ये P-8I जो एयरक्राफ्ट है उसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। देखिए, हम किसी भी न्यूज़ को लेके इस तरह से जब डिस्कस करते हैं कि सारी चीज़ें कवर हो जाए, तो परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी आपसे पूछा जाए तो आप उसको करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। करंट अफेयर का जो अब नेचर है उसके मतलब हिसाब से अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा। अब वो वन लाइनर फैक्ट मैं ये तो नहीं कहता पूरी तरीके से आप उसको हटा सकते हैं। करंट अफेयर को अगर आप इस लेवल पर नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्रश्न को कहीं भी अगर घुमा दिया गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, इसके बाद हम दूसरी न्यूज को देखते हैं। इसमें ये है अभ्यास चक्रवात 2025, ठीक है, एक्सरसाइज साइक्लोन 2025। अब ये किसके किसके बीच में हो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो भारत और मिस्र की सेनाओं के विशेष बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। 14 दिवसीय अभ्यास जो है 23 फरवरी 2025 तक चलेगा। ठीक है, तो जो साइक्लोन 2025 अभ्यास है ये किसके किसके बीच में है, तो भारत और मिस्र के बीच में है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज है, इसका उद्देश्य देखते हैं। तो दोनों देशों के विशेष बलों के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों, टोही जो छापेमारी है, स्नाइपिंग है, कॉम्बैट फ्री कॉल, निगरानी और लक्ष्य निर्धारण जैसे विशेष मिशनों पर ध्यान केंद्र करना, ये इस जो अभ्यास हुआ है साइक्लोन 2025 उसका ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें जो पार्टिसिपेटिंग यूनिट कौन कौन सी हैं, तो इंडियन आर्मी की है और इजिप्टियन आर्मी की है। तो सोल्जर्स ऑन पैरासूट रेजिमेंट यानी स्पेशल फोर्स और सोल्जर्स ऑफ द इजिप्टियन कमांडो स्क्वाड्रन एंड एयरबॉर्न प्लाटून, तो ये दोनों यूनिट जो हैं इसकी पार्टिसिपेटिंग यूनिट हैं। इसके बाद जो और भी प्रतिभागी इकाइयां हैं, तो यह अभ्यास भारत मिस्र के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है, जो हाल के वर्षों में मजबूत हुआ है। दोनों ने सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और यह अभ्यास उनकी सेनाओं को नकली युद्ध स्थितियों में एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। साइक्लोन श्रृंखला का यह तीसरा संस्करण है। ठीक है, और पहला संस्करण 2023 में भारत और मिस्र में और दूसरा संस्करण 2024 में मिस्र में आयोजित किया। नहीं, पहला संस्करण भारत में, दूसरा मिस्र में आयोजित किया गया था, और तीसरा फिर से कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो भारत में, राजस्थान में। इस तरह के संयुक्त अभ्यास दोनों देश की सेनाओं के बीच संचार और समन्वय को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वे अत्याधुनिक सुरक्षा खतरों को अधिक प्रभावी ढंग से उसका सामना कर सकते हैं। तो ये जो था साइक्लोन 2025 के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। चलिए, इसके बाद जो दूसरी न्यूज है हम उसको देखते हैं। वो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC यानी स्वायत्त जिला परिषदें। सबसे पहले ये देखते हैं कि न्यूज में क्या रहा। तो मेघालय में खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद और जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव 21 फरवरी 2025 को निर्धारित है। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पहले ही शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है यानी जो स्वायत्त जिला परिषद होता है, तो अगर इसका संवैधानिक प्रावधान आप देखें तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में स्वायत्त जिला परिषदों यानी ADC की स्थापना का प्रावधान करती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो द एम टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस इन ट्राइबल एरिया एंड प्रोटेक्ट देयर कल्चर आइडेंटिटी। तो जो 6ठी अनुसूची है उसमें राज्य कितने हैं, तो उसमें राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कई बार ये प्रश्न तो सीधे सीधे ही पूछे गए हैं स्टेटमेंट बना के। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या है, तो वो जनजाति क्षेत्रों में स्वशासन और उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना। इसकी संरचना क्या है, तो प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में अधिकतम कितने सदस्य होंगे, 30, जिनमें से 4 को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा और जबकि शेष सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। और इनका कार्यकाल क्या होगा, तो परिषदों का कार्यकाल उनकी गठन की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और इसका टेन्योर है। अगर इसके फंक्शन की बात करें आप, तो जो स्वायत्त जिला परिषद को भूमि प्रबंधन, वन, आरक्षित वनों को छोड़ करके
पारंपरिक प्रमुखों की नियुक्ति, संपत्ति के उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, ग्राम न्यायालयों की स्थापना, प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, सड़कों आदि की स्थापना और प्रबंधन से संबंधित जो कानून है वो बनाने के अधिकार होंगे एडीसी को। और इसके अलावा वे गैर आदिवासियों द्वारा धन उधार देने और व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए भी नियम बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नियमों के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी एडीसी के बारे में। अब इनके रेवेन्यू के सोर्स को अगर देखें तो जो एडीसी है वो कैन कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द वेरियस सोर्स सच एज टैक्सेस ऑन द प्रोफेशंस, ट्रेड्स, एनिमल्स, व्हीकल्स, सेल्स ऑफ गुड्स इन मार्केट, tolls on passengers and goods carried on ferries, and tax for the maintenance of school, dispensaries और roads। तो इतने सारे जो मतलब रेवेन्यू के कलेक्शन के टाइप बताए गए हैं एडीसी के लिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी किसके बारे में, जो एडीसी के यानी स्वायत्त जिला परिषद के बारे में। हमने उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान भी देखा कि जो मतलब संवैधानिक प्रावधान क्या है, और सारी चीजें जो करंट में न्यूज है वो भी सारी चीजें देखी। चलिए इसके बाद इसमें दूसरी न्यूज है पीएम अजय योजना। क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें देखते हैं। तो एक 100% यानी 100% केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से गरीबी को कम करना है। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम अजय के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। और पीएम अजय जो ये योजना है ये क्या है, प्रधानमंत्री शेड्यूल्ड कास्ट अभ्युदय योजना, नाम भी पूरा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके मुख्य घटक कौन से हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ एससी डोमिनेंट्स विलेजेस एंड आदर्श ग्राम, प्रोवाइडिंग ऑल बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन दीज विलेजेस, thereby ensuring a dignified life to the residents। तो जो आदर्श ग्राम के रूप में इनके गांव का विकास करना है और ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करना है, यानी की कंपोनेंट हैं उसके। और पीएम अजय के जो मुख्य घटक क्या क्या हैं, तो राज्य जिला स्तर पर अनुदान सहायता, लक्षित आबादी की आय में वृद्धि के लिए व्यापक आजीविका परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना, अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास संकेतक में सुधार लाना, साक्षरता बढ़ाने और स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता अनुसार आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराना। तो जो पीएम अजय है इसके की कंपोनेंट हैं ये। इसके बाद जो कंस्ट्रक्शंस एंड रिपेयर ऑफ हॉस्टल्स है, यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल सके। और इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि आय सृजन योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रम, यानी जो बीपीएल लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति इस योजना के लाभ के पात्र होंगे। और बुनियादी ढांचे का विकास, तो 50% या उससे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांव इस योजना के तहत अनुदान के पात्र होंगे। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। तो ये पीएम अजय योजना की जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम दूसरी न्यूज अपनी देखते हैं। तो ये है R-37M मिसाइल, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि न्यूज में क्या है। तो रूस ने हाल ही में भारत को अपनी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल R-37M की पेशकश की। यह मिसाइल वर्तमान में भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग की जा रही है R-77 मिसाइलों का स्थान ले सकती हैं। तो R-77 मिसाइलों का स्थान क्या ले सकती है, R-37M। अब ये मिसाइल है क्या, तो इसका विकास और उद्देश्य, R-37M जिसे नाटो द्वारा AA-13 एक्सेड के नाम से जाना जाता है, रूस द्वारा विकसित की गई एक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, AWACS, टैंकर विमान और अन्य उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को दृश्य सीमा के परे, ठीक है, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, नष्ट करना है, ठीक है। तो वेट इसका अबाउट 510 किलोग्राम, लेंथ इसकी कितनी है, तो मोर देन 4 मीटर। और जो वॉर हेड वेट है वो 60 किलोग्राम, यानी जो वॉर हेड का वजन है वो 60 किलोग्राम तक का है। अब इसमें देखते हैं कुछ पर्टिकुलर गाइडेंस सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ इनर्शियल नेविगेशन विद मिड कोर्स अपडेट्स, एक्टिव रडार्स, होमिंग हेड एंड सेमी एक्टिव रडार्स गाइडेंस
फॉर द टेक्निकल फेजेज। इसकी रेंज तो 300 to 400 किलोमीटर, मेकिंग इट ऑन द लॉन्गेस्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये इसकी रेंज है और ये जो है इसका मतलब मार्गदर्शन प्रणाली है। कुछ और तकनीकी विशेषताएं देखते हैं। अगर आप गति की बात करें तो 6 मैक 6 तक जो हाइपरसोनिक स्तर है और जिसे तेज गति से उड़ाने वाले लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाया जा सकता है। देखिए सुपरसोनिक होता है, सुपरसोनिक की स्पीड आप हमें बताइए कितनी होती है, ठीक है। और इसका अगर हम रणनीति महत्व देखें तो यदि भारत इस मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करता है तो यह पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 जैसे लड़ाकू विमानों के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है, क्योंकि भारतीय लड़ाकू विमान सीमा पार किए बिना ही मिसाइलों से लक्ष्यों को निशाना बना सकेंगे। रूस ने भारत को इस मिसाइल के उत्पादन का लाइसेंस देने की भी पेशकश की है, जिससे भारत में ही इसका निर्माण संभव हो सकेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी R-37M मिसाइल के बारे में। चलिए इसके बाद दूसरी न्यूज हम देखते हैं अपनी, जो कि है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, ठीक है। तो लोक लेखा समिति के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो देखिए अगर आप स्थापना की बात करें तो 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसकी स्थापना हुई और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर द मनीज सैंक्शन्ड बाय द पार्लियामेंट आर स्पेंड बाय द गवर्नमेंट लॉफुल एंड फॉर प्रॉपर पर्पज। तो जो लोक लेखा समिति है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है। इसके बाद इसकी जो मुख्य भूमिका यानी मेन रोल क्या है, तो सरकार के वित्तीय लेन देन का ऑडिट और सीएजी की रिपोर्ट की समीक्षा करना। कुल सदस्य कितने होते हैं, तो 22 होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। अगर आप चयन प्रक्रिया की बात करें तो वही बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अंडर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा होता है। अगर टेन्योर देखें तो आप 1 साल का, और फिर स्पीकर appointed by the Lok Sabha Speaker traditionally from the opposition party since 1937 और cannot be minister membership terminated on becoming a ministers। तो ये जो थे इसके अध्यक्ष के बारे में, टेन्योर के बारे में और सिलेक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन और पावर के बारे में। तो संसद द्वारा स्वीकृत धन के विनियोग की समीक्षा करना, कैग के रिपोर्ट का विश्लेषण और उसकी सिफारिशों को लागू करना, किसी सेवा के लिए स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की परिस्थितियों की जांच और वित्तीय अनियमितताओं, घाटों और गैर आवश्यक जो खर्चों हैं उनकी समीक्षा करना। इसके बाद कुछ स्पेशल फीचर्स देखते हैं। तो पीएसी के पास नीतिगत मामलों पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं होता है, यानी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है यह केवल वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह कार्यपालिका के कार्यों की जांच करने के बजाय उनके वित्तीय कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है। पीएसी की रिपोर्ट संसद को सौंपी जाती है, लेकिन इसे लागू करना कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। तो ये कुछ इससे रिलेटेड स्पेशल फीचर्स थे। तो यहाँ पे हमने देखा जो लोक लेखा समिति है उसके बारे में, मतलब पॉलिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो स्टैटिक चीज़ें और फिर जो अभी की करंट चीज़ें हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं वो है फुलानी समुदाय, यानी जो फुलानी ट्राइब्स है। महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो इसका जो एंशियंट हिस्ट्री, तो फुलानी समुदाय का इतिहास सहारा क्षेत्र के ग्रीन सहारा काल लगभग 12,000 से लेकर 5,000 वर्ष पूर्व से जुड़ा हुआ है, जब यह क्षेत्र हरित और आर्द्र था, ठीक है। अगर एवोल्यूशन देखें तो समय के साथ फुलानी लोग पश्चिम अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में फैल गए, विशेषकर नाइजीरिया, माली, गिनी, सेनेगल और नाइजर में। अगर इसका आप जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो फुलानी लोग हैं वो मुख्यतः नाइजीरिया, माली, गिनी, सेनेगल और नाइजर में केंद्रित हैं, लेकिन वे पश्चिम मध्य अफ्रीका के अन्य कई देशों में भी पाए जाते हैं। अगर आप पॉपुलेशन देखें तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द फुलानी कम्युनिटी इज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 20 एंड 25 मिलियन, यानी 2 से लेके 2.5 करोड़ के बीच में इनका जो पूरा पॉपुलेशन है। लैंग्वेज देखें तो फुलानी पीपल स्पीक्स द फुला और फुलदे लैंग्वेज which belongs to the Atlantic branch of the Niger Congo language family, ठीक है। अगर आप कल्चर देखें या संस्कृति देखें तो फुलानी संस्कृति में पशुपालन, विशेषकर मवेशी पालन का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी सामाजिक संरचना समतावादी है जो अन्य मुस्लिम समुदायों से भिन्न है। तो ये जो इनकी मतलब कल्चर है वो पूरा है। इसके बाद अगर हम देखें सोशल स्ट्रक्चर, तो जो समूह इनका विभाजन है, जो ग्रुप डिवीजन है, फुलानी कम्युनिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप। कौन कौन से? मकिया यानी ये चरवाहे हैं, उसके बाद है फुलनिन सोरो, ये शहरी निवासी हैं, और बरारो ये जंगल में रहने वाले हैं। बरारो समुदाय पारंपरिक प्रकृति आधारित विश्वास प्रणालियों और अनुष्ठानों से गहराई से जुड़ा हुआ है। इनका सोशल स्ट्रक्चर फिर से देखें तो जो उनका पारिवारिक जीवन है, तो फुलानी समाज में परिवार और समुदाय को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जहां मजबूत रिश्तेदारी संबंध और स्पष्ट लिंग
भूमिकाएं जो होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पे बहुविवाह प्रचलित है और विवाह महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना मानी जाती है जिसमें विस्तृत अनुष्ठान और त्यौहार शामिल होते हैं। अगर रिलीजन की बात करें, इनकी स्पिरिचुअलिटी की, तो इस्लाम का प्रभाव है। फुलानी जो कम्युनिटी है, फुलानी समुदाय मुख्यतः इस्लाम धर्म का पालन करती है जो उनकी आध्यात्मिकता और परंपराओं में गहराई से समाहित है। और इनका नेचुरल कनेक्शन देखें तो इस्लाम के साथ साथ फुलानी लोग भूमि और प्रकृति के साथ साथ अपने गहरे संबंध के लिए भी जाने जाते हैं। अगर महिलाओं की भूमिका देखें फुलानी कम्युनिटी में, तो फुलानी महिलाएं बुनाई और शिल्प कौशल में निपुण होती हैं, विशेषकर जटिल हेयर स्टाइल बनाने में, जिन्हें मोतियों, कौड़ियों और अन्य सजावटी तत्वों से सजाया गया है। तो ये फुलानी के बारे में, या जो फुलानी कम्युनिटी है, फुलानी ट्राइब है, उसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि हमने यहाँ पे देखी। चलिए, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है हिंडन रिवर के बारे में। हिंडन नदी, आप मैप में भी देख सकते हैं कि जो हिंडन नदी है वो कहाँ से कहाँ तक आती है। ठीक है, बाकी और महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। तो हिंडन नदी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। हाल ही में गाजियाबाद में हिंडन नदी में भारी मात्रा में गाद और पूजा सामग्री जमा होने से प्रदूषण में वृद्धि हुई, जिससे नदी का पारिस्थितिकी तंत्र और जल गुणवत्ता प्रभावित हो रहे हैं। अब हिंडन नदी के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों से ये निकलती है और इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर बहती है। अगर आप इसका जो कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र देखें तो लगभग 7083 वर्ग किलोमीटर का है। और इसकी अगर मेन जो ट्रिब्यूटरीज हैं तो काली, पश्चिम नदी और कृष्णा नदी। ठीक है, तो ये हिंडन नदी के बारे में महत्वपूर्ण स्टैटिक चीजें थी। अगर यहाँ पे देखें जो करंट स्टेटस है पोल्यूशन का, तो हिंडन नदी में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। औद्योगिक अपशिष्ट और शहरी कचरा और धार्मिक गतिविधियों से उत्पन्न अवशेषों के सीधे नदी में प्रवाह के कारण जल की गुणवत्ता में क्या हुआ है, गिरावट आई है। 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हिंडन नदी को मृत नदी घोषित किया था क्योंकि इसमें जलीय जीवन के लिए आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम पाई गई थी। ताजा रिपोर्टों के अनुसार नदी में जलीय जीवों के जीवित रहने की संभावना नगण्य हो चुकी है। और जो मेजर सोर्स है पोल्यूशन के, तो जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, फिर उसके बाद अर्बन वेस्ट है, फिर उसके बाद रिलीजियस वेस्ट है। तो इसमें रिलीजियस वेस्ट में वही पूजा सामग्री और मूर्तियों का, सारी चीज़ों का नदी में विसर्जन है। अगर अर्बन वेस्ट की बात करें तो घरेलू सीवेज है, ठोस कचरे का पर्याप्त प्रबंधन है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट में अगर आप देखें तो नदी के किनारे स्थित विभिन्न उद्योगों से बिना उपचारित अवशिष्ट सीधे नदी में छोड़ा जाता है। अब नदी में स्वच्छता के लिए प्रयास क्या क्या किए गए हैं, तो गाजियाबाद नगर निगम ने वसंत पंचमी के अवसर पर मूर्ति विसर्जन के लिए हिंडन विहार में 20 मीटर लंबा और 20 मीटर एक चौड़ा कृत्रिम तालाब बनाया है। श्रद्धालु वहां मूर्तियों और पूजा सामग्री का विसर्जन कर सकें जिससे नदी में प्रदूषण कम हो सके। बाद में निष्कर्ष इसका देखते हैं। तो हिंडन नदी की वर्तमान प्रदूषण स्थिति गंभीर चिंता का विषय है और नदी की स्वच्छता और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी कचरे का उचित निपटान और धार्मिक गतिविधियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था शामिल हो। तो हिंडन नदी के बारे में स्टैटिक और जो करंट अफेयर के फैक्ट थे वो सारे हमने देखे। चलिए, इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं वो है डोकरा कलाकृति, प्राचीन धातु कला का अनमोल खजाना। तो आप यहाँ पे फिगर में भी खैर देख रहे हैं जो डोकरा आर्ट वर्क है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक डोकरा कलाकृति भेंट की जिससे इस पारंपरिक धातु शिल्प को वैश्विक पहचान मिली। ठीक है, डोकरा कला का परिचय देखते हैं। तो ये, इसका एक अन्य नाम भी है बेल मेटल शिल्प और उत्पत्ति लगभग 4000 साल की पुरानी ये परंपरा है। और जनजाति जो है ढोकरा डामर जनजाति द्वारा ये बनाई जाती है। मेन एरिया अगर देखें तो वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। वेस्ट बंगाल में विष्णुपुर, वर्धमान, ओडिशा में ढेंकानाल और कोणार्क, और झारखंड में हजारीबाग और छत्तीसगढ़ में बस्तर। फीचर्स देखें अगर कुछ डोकरा आर्ट वर्क का, तो प्रत्येक कलाकृति अनूठी होती है, कोई दो मूर्तियां एक जैसी नहीं होती हैं। रूपांकन में पौराणिक कथाएं, प्रकृति और लोक संस्कृति की झलक मिलती है। हाथ से बनी होने के कारण इसमें अत्यंत सूक्ष्म और जटिल नक्काशी होती है। तो डोकरा कलाकृतियों का निर्माण की प्रक्रिया में जो खोई हुई मोम की पद्धति यानी लॉस्ट वैक्स जो टेक्निक है, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी इसको पढ़ा है। तो मिट्टी का मॉडल इसमें तैयार करना, तो कारीगर सबसे पहले मिट्टी का एक मॉडल बनाते हैं, बाद में उसके ऊपर मोम की परत चढ़ाते हैं। इस मॉडल पर मोम की परत चढ़ाई जाती है, इसमें बारीक नक्काशी की जाती है। और
मिट्टी का सांचा, तो मोम चढ़े मॉडल को फिर से एक मिट्टी के सांचे में ढाल दिया जाता है। उसके बाद फिर पीतल या तांबे की पिघली हुई धातु को इस सांचे में डाला जाता है और अंतिम चरण में जब धातु ठंडी हो जाती है तो बाहर मिट्टी की परत को तोड़कर नीचे से जो मूर्ति होती है वो निकाली जाती है। इसके बाद अब देखते हैं कुछ उनके संरक्षण की चुनौतियों के बारे में। तो शहरीकरण, आधुनिक उत्पादन तकनीकों से पारंपरिक कारीगरों की आजीविका प्रभावित हो रही है। मशीनीकरण के कारण हाथ से बनी डोकरा कला की जगह मशीनों से बनी वस्तुएं लोकप्रिय हो रही हैं और कच्चे माल की जो लागत है, पीतल और तांबे की बढ़ती कीमतें इस शिल्प के लिए चुनौती बनी हुई हैं। सरकार और संस्थाओं के द्वारा इसके जो संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जीआई टैग, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के डोकरा शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और हस्तशिल्प मेले और प्रदर्शनियां इसमें, तो सरकार और एनजीओ विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में डोकरा कारीगरों को भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इनको दिया गया, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है और अन्य प्लेटफॉर्म पर डोकरा कला की जो बिक्री है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। सबसे लास्ट में देखते हैं इसका जो कंक्लूजन है। तो डोकरा कला भारत की प्राचीनतम धातु कलाओं में से एक है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। आधुनिक समय में इसे जीवंत बनाए रखने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ आम जनता को भी इस कला को अपनाना होगा। तो ये डोकरा कला के बारे में पूरा 360 कवरेंस है। आपको अगर मान लिया इससे कोई रिलेटेड प्रश्न आता है तो आप उसको करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मतलब एंशियंट से लेके अब तक की डिस्कस कर ली। चलिए, इसके बाद हम दूसरी न्यूज़ देखते हैं अपनी। वो है ब्रह्मोस एनजी, भारत की अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। न्यूज़ में क्या है, यहाँ मिसाइल आप देख भी रहे हैं। ब्रह्मोस एनजी नेक्स्ट जनरेशन के पहले उड़ान परीक्षण की योजना 2026 में है और इसका उत्पादन 2027-28 तक शुरू होने की उम्मीद है। तो ये ज्वाइंट एक डेवलपमेंट यानी संयुक्त विकास किसका है, तो डीआरडीओ का है, यानी डेवलप्ड बाय इंडिया, डीआरडीओ एंड रसिया, एनपीओ। ठीक है, यानी मशीनो स्ट्रोएनिया। और टाइप, इसका प्रकार कैसा है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। ब्रह्मोस एनजी क्या है, तो जिसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म होगा वो सुखोई 30 MKI होगा और LCA तेजस होगा और सुटेबल फॉर राफेल एंड अदर फाइटर जेट्स इन फ्यूचर। अगर की फीचर्स देखें तो ब्रह्मोस की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है, और जो पुराना संस्करण था उससे कंपेयर कर लें। तो वजन, तो ब्रह्मोस एनजी का वजन 1.6 टन है, जो कि पहले का जो ब्रह्मोस था उसका 3 टन था। लंबाई अगर देखें तो 6 मीटर है ब्रह्मोस एनजी की, पहले जो ब्रह्मोस था वो 9 मीटर। और रेंज अगर देखें तो 290 किलोमीटर है और पहले जो ब्रह्मोस था 290 से लेके 450 किलोमीटर तक का। अगर इसकी गति देखें तो 3.5 मैक है, पहले का 2.8 से 3 मैक था। रडार क्रॉस सेक्शन में देखें तो कम अधिक मतलब चुपके और ये अधिक है। नए फीचर्स में AESA रडार और होममेड सीकर और पहले का पारंपरिक रडार था। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी उसकी। अब एडवांटेज देखते हैं ब्रह्मोस एनजी का। तो हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन, इसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है। अधिक चुपके क्षमता, मतलब रडार में पकड़ में आना इसको कठिन है। अत्यधिक सटीकता, यानी उन्नत AESA रडार और होममेड सीकर से लैस। और हाइपरसोनिक स्पीड यानी 3.5 मैक, यानी दुश्मन के सिस्टम को रोकने के लिए, दुश्मन के सिस्टम के लिए रोकना मुश्किल। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखें तो भारतीय वायुसेना को तेजस और अन्य हल्के विमानों से सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल दागने की क्षमता मिलेगी। समुद्री और जमीनी लक्ष्यों पर उच्च गतिशीलता और चुपके हमले करने की सुविधा होगी। ब्रह्मोस एनजी भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए मल्टी रोल क्षमता प्रदान करेगा। अगर इसके फ्यूचर प्लान की बात करें तो 2026 तक पहली टेस्टिंग और 27-28 के बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन और भविष्य में 450 से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज बढ़ाना और वेरिएंट के विकास मतलब विकास संभव और हाइपरसोनिक मिसाइल विकास की ओर भारत का अगला कदम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस कौन सी मिसाइल है ये, ब्रह्मोस एनजी। चलिए, इसके बाद अपनी नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन बहुत महत्वपूर्ण है। स्टैटिक पार्ट में भी पॉलिटिक्स कई बार ये पूछा जाता है। तो मणिपुर में जारी जाति हिंसा और मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, जिससे राज्य का प्रशासन सीधे केंद्र के अधीन आ गया है। अब अनुच्छेद 356 है क्या, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है और इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है।
अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से यह विश्वास हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब इसमें जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया क्या है, तो संसद की इसमें मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से ये पारित होना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन लागू कराने के और इसका अवधि और विस्तार, तो प्रारंभ में इसे 6 महीने के लिए लगाया जाता है और बाद में इसे 6 महीने में अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार 1 वर्ष से अधिक विस्तार के लिए 2 शर्तें आवश्यक है। कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली तो शर्त यहाँ पे लिखेगी कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, और दूसरा चुनाव आयोग ये कह दे कि चुनाव कराने के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं है। तो ये 2 शर्तें अगर हैं तो इसको टाइम को बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद क्या होता है, तो राज्य सरकारें जाहिर सी बात है भंग हो जाती हैं, सत्ता राष्ट्रपति को हस्तांतरित हो जाती है, जो इसे राज्यपाल के माध्यम से चलाते हैं। विधानसभा निलंबित या भंग की जा सकती है। संसद राज्य के लिए कानून बनाती है, बजट पारित करती है, राष्ट्रपति संचित निधि से खर्च की अनुमति देते हैं और अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप ये देखें कि इसका रिवोकेशन कैसे होगा, तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कभी भी राष्ट्रपति शासन हटा सकते हैं। इसके लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये राष्ट्रपति शासन के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है समायोजित सकल राजस्व एजीआर विवाद, न्यायिक निर्णय और प्रभाव। क्या है चीजें, हम देखते हैं यहाँ पे। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें एजीआर बकाया की गणना में त्रुटियों को सुधारने की मांग की गई थी। एजीआर क्या है, तो समायोजित सकल राजस्व, एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, वह राजस्व होता है जिस पर दूर संचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस शुल्क के रूप में सरकार को भुगतान करना होता है। दूरसंचार विभाग के अनुसार एजीआर में दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय के साथ साथ गैर दूरसंचार स्रोतों से प्राप्त आय, जैसे कि ब्याज और संपत्तियों की बिक्री होने से होने वाली आय भी शामिल होती है। वहीं टेलीकॉम कंपनियों का तर्क क्या है कि एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से होने वाली आय को ही शामिल किया जाना चाहिए। तो एजीआर के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर आप हिस्ट्री देखें या फिर डिस्प्यूट, तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी की परिभाषा को सही ठहराते हुए आदेश दिया था कि एजीआर में सभी प्रकार की आय शामिल होगी। अब एजीआर क्या है, तो 2021 में कंपनियों की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया जिसमें उन्होंने एजीआर बकाया की गणना में त्रुटियों को सुधारने की मांग की थी। अगेन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल की याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें एजीआर बकाया की पुनर्गणना की मांग की गई थी। अब इसका देखते हैं जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, तो वोडाफोन आइडिया पर कंपनी पर लगभग 2.27 लाख करोड़ रुपए बकाया है जिससे उसकी वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। और सोशल स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स के शेयरों में क्रमशः 5.3% और 4% की गिरावट दर्ज की गई है। फाइनल अब देखते हैं इसका कंक्लूजन। तो एजीआर विवाद ने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय और कानूनी चुनौतियों को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने टेलीकॉम कंपनियों की वित्तीय स्थिति को और जटिल बना दिया है, विशेषकर वोडाफोन और आइडिया के लिए। अब इनका जो पाथ है फ्यूचर का वो देखते हैं कि भविष्य की राह इनके लिए क्या बचेगी। तो इस क्षेत्र की स्थिरता और विकास के लिए सरकार और उद्योग के बीच समन्वय और स्पष्ट नीतियों की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो ये एजीआर के बारे में महत्वपूर्ण चीजें और करंट से रिलेट उसमें क्या क्या चीजें थी वो सारी हमने यहाँ पे देखी। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है जलवायु जोखिम सूचकांक यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्या है देखते हैं पूरा। तो 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 1993 से 2023 के बीच चरम मौसम घटनाओं से छठे स्थान पर रहा। इस अवधि में 400 प्लस घटनाओं से $180 बिलियन का नुकसान हुआ तथा लगभग 80,000 मौतें हुई। डोमिनिका, चीन, होंडुरास, म्यांमार और इटली भारत से क्या है ऊपर हैं। अब देखते हैं कि जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है वो है क्या। तो 2006 से ये प्रकाशित हो रहा है और दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले जलवायु प्रभाव संबंधी वार्षिक सूचकांकों में से ये एक है। ठीक है। यह चरम मौसम घटनाओं से देशों पर पड़ने वाले आर्थिक और मानवीय प्रभावों जैसे मृत्यु, घायल, बेघर लोगों की संख्या और आर्थिक नुकसान को ये मापता है।
सबसे अधिक प्रभावित देश सबसे ऊपर रैंक होता है और इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वाच नामक स्वतंत्र संगठन बॉन और बर्लिन जर्मनी से प्रकाशित किया जाता है। अगर देखें आप इसकी जो सोर्स इसका रिपोर्ट क्या है, तो चरम मौसम घटनाओं का डेटा तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस, और आर्थिक और सामाजिक आंकड़े तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए जाते हैं। इसके बाद इसका जो की फाइंडिंग है 1993 से लेकर 2003 तक का, तो चरम मौसम से प्रभावित देश में छठा स्थान 2025 की रिपोर्ट में। वैश्विक जलवायु घटनाओं में भारतीय मौतों की हिस्सेदारी 10%। वैश्विक आर्थिक नुकसान में भारत की हिस्सेदारी 4.3% डॉलर में। चरम मौसम की कुल घटनाएं 400 प्लस, और कुल अनुमानित आर्थिक नुकसान लगभग 180 बिलियन डॉलर का, और अनुमानित मौतें कितनी, तो 80,000 के प्लस। और भारत में प्रमुख जलवायु आपदाएं, तो बाढ़ आई 1993 में, 1998 में, 2013 में, और लू 2002 में, 2003 में, 2015 में, और साइक्लोन 1999 में उड़ीसा में, 2020 में अम्फान, और 2021 में यास। ये सारे जो प्रमुख मतलब मेजर क्लाइमेटिक डिजास्टर थे उनके बारे में। अब देखते हैं भारत पर प्रभाव क्या पड़ा और उससे नीतिगत क्या संकेत हैं। तो भारत को जलवायु अनुकूलन और आपदा प्रबंधन में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। जलवायु अनुकूल कृषि बुनियादी ढांचे की मजबूती और आपदा पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है, और एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अधिक संसाधन और तकनीक उन्नयन होने की आवश्यकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण इंडेक्स है, इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर ली हैं, ठीक है, जो कि है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी जलवायु जोखिम सूचकांक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं जो कि है ब्रिक्स ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो ब्रिक्स में कौन कौन देश हैं, आप सिंपली यहाँ पर रशिया, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और ब्राज़ील है। बाकी और महत्वपूर्ण चीज़ें आगे देखते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी कि यदि वे एक साझा मुद्रा लाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका उनके सभी आयातों पर 100% टैरिफ लगा सकता है। यह बयान वैश्विक व्यापार और आर्थिक शक्ति संतुलन पर ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स नाम जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती अक्षरों से बना है, और यह तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला एक बहुपक्षीय संगठन है। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने यह शब्द गढ़ा था, जिसमें शुरू में दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करके ये क्या बना? ब्रिक्स। अगर आप इसकी स्थापना देखें तो जो इसका फर्स्ट इनफॉर्मल मीटिंग हुआ था 2006 में ड्यूरिंग द यूएन जनरल असेंबली, एंड जो फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग कभी 2009 में, वो हुई रशिया में। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो टू क्रिएट ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बैलेंस। सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव, टू बैलेंस द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस सच एज द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना, और फोर्थ है विकासशील देशों की आवाज और प्रभाव बढ़ाना। तो ये ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स का। ब्रिक्स के जो नए सदस्य 2024-25 में इसका विस्तार हो रहा, तो 2024 में कौन कौन शामिल हुआ? सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। 2025 में कौन शामिल हुआ? तो इंडोनेशिया 6 जनवरी 2025 को शामिल हुआ है। विस्तारित ब्रिक्स समूह का प्रभाव, तो संयुक्त जो जनसंख्या वो 3.5 अरब यानी दुनिया का 45%, और अगर देखें आप संयुक्त जो जीडीपी है वो 28.5 ट्रिलियन डॉलर प्लस वैश्विक अर्थव्यवस्था का 28%, और वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन में 44% यानी ईरान, सऊदी अरब और यूएई के कारण। ब्रिक्स के प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक पहल क्या क्या हैं? तो एनडीबी यानी जो नया विकास बैंक है 2015 में, आईएमएफ और विश्व बैंक के विकल्प के रूप में इसको बनाया गया, और मुख्यालय इसका संघाई चीन में है। विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग प्रोवाइड करता है। ब्रिक्स भुगतान प्रणाली और साझा मुद्रा का प्रस्ताव, अमेरिकी डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए और डिजिटल और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था विकसित करने पर जोर देने के लिए। ब्रिक्स प्लस और नए सदस्य, तो संगठन विस्तार कर और देशों को जोड़कर वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की रणनीति अपना रहे हैं। ब्रिक्स के प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक पहल क्या क्या हैं? तो भू राजनीतिक प्रभाव क्या क्या इसमें है? तो पश्चिमी प्रभुत्व के खिलाफ विकासशील देशों के लिए एक नया शक्ति केंद्र, और ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बढ़ती हुई भूमिका। फाइनली इसका कंक्लूजन देखते हो तो ब्रिक्स तेजी से एक प्रभावशाली वैश्विक गठबंधन बन रहा है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक को
पश्चिमी देशों के प्रभाव से संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। और अमेरिका की हालिया चेतावनी इस संगठन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है, खासकर साझा मुद्रा और आर्थिक सहयोग के संदर्भ में। ठीक है, तो ये ब्रिक्स के बारे में महत्वपूर्ण चीजें जो थी। इसके बाद हम देखते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2024। महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो भारत की रैंकिंग और स्कोर क्या है, तो रैंक 180 देशों में भारत का स्थान 96वां है और स्कोर जो है वो 38 है। 2023 में 39 था, 2022 में 40। ठीक है, सबसे कम भ्रष्ट देश की रैंकिंग देखें तो डेनमार्क है, उसको 90 अंक मिले हैं। उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर। और सबसे अधिक भ्रष्ट देश तो दक्षिणी सूडान को 8 अंक मिले हैं, सोमालिया को 9 अंक और वेनेजुएला को 10 अंक मिले हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग में पाकिस्तान का 135वां स्थान, श्रीलंका का 121वां स्थान, बांग्लादेश का 149वां स्थान और चीन का 76वां स्थान है। वैश्विक औसत और प्रवृत्तियां, तो वैश्विक औसत स्कोर 43 जो पिछले वर्षों से स्थिर है और 2/3 से अधिक देशों का स्कोर जो है वो 50 से कम है, जो व्यापक भ्रष्टाचार की समस्या को दर्शाता है। भ्रष्टाचार और जलवायु कार्रवाई, रिपोर्ट में बताया गया कि भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास में बाधा डालता है, जिससे उत्सर्जन में कमी और अनुकूलन प्रयास क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर थे जो कि हमने सारे यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। माउंट एटना के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्टैटिक जीके की बात करें तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि माउंट एटना कहाँ पे है, माउंट एटना क्या है, इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। देखिए, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है माउंट एटना। आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो माउंट एटना इज यूरोप्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इटालियन आइसलैंड ऑफ सिसिली। कहाँ पे ये है, तो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है क्या, माउंट एटना। ठीक है, और ये क्या है, एक सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है जिसका निर्माण किससे हुआ, लावा से हुआ है, राख से हुआ है, चट्टानों की परतों से हुआ है। ठीक है, तो ये जो माउंट एटना की लोकेशन है वो यहाँ पे इटली के सिसिली द्वीप पे है। चलिए, इसके बाद अब हम इसके लोकेशन को देखते हैं, इसकी हाइट को देखते हैं और इसके एरिया को देखते हैं। तीनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो लोकेशन अगर देखें आप तो सिसिली इटली नियर कहाँ पे, ये कैटेनिया के पास है। और हाइट अगर देखें तो अबाउट 3357 मीटर। और हाइट जो वेरीज ड्यू टू इरप्शन, यानी आप कह सकते हैं कि विस्फोट के कारण जो है ऊंचाई बदलती रहती है, घटती या बढ़ती रहती है। अगर एरिया की बात करें तो 1190 स्क्वायर किलोमीटर, पेरीमीटर कितना है इसका, तो 140 किलोमीटर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे माउंट एटना के बारे में कि उसका स्थान कहाँ है, ऊंचाई कहाँ है और क्षेत्रफल कहाँ है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और जो की फैक्ट हैं, जैसे कि जो जियोलॉजिकल लोकेशन है और एक्टिविटी, इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो अफ्रीकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के अभिसरण क्षेत्र पर स्थित है क्या, माउंट एटना। और इसकी अगर एक्टिविटी की बात करें या सक्रियता देखें आप तो यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें 1500 ईसा पूर्व से लगातार विस्फोट हो रहे हैं। अब अगर मान लिया करंट में आ रहा है इस तरह से प्रश्न कि यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो माउंट एटना है। कहाँ पे है और कब से इसमें उद्गार हो रहा है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देखी। देखिए, अगर इसकी आप रिसेंट एक्टिविटी देखें तो फरवरी 2025 में माउंट एटना में बड़ा विस्फोट हुआ जिससे लावा प्रवाह और राख उत्सर्जन हुआ। ठीक है, अब इसके हम अगर ग्लोबल सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो यूएन का रिकॉग्निशन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का, फिर और इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मान्यता, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा दशकीय ज्वालामुखी के रूप में नामित किया गया है। किसको, माउंट एटना के बारे में। एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दशकीय ज्वालामुखी किसको कहा गया, वो माउंट एटना को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, तो यूएन के द्वारा कहा गया है। और यूनेस्को विश्व धरोहर ने 2013 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया है। किसको, माउंट एटना को। और अगर इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की आप बात करें तो इसकी ज्वालामुखी गतिविधियों से स्थानीय पर्यावरण और हवाई यात्रा क्या होती है, अफेक्टेड होती है या प्रभावित होती है। ठीक है, इसके बाद इसका हम कंक्लूजन देखते हैं। माउंट एटना अपनी निरंतर गतिविधि और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्रीय पारिस्थितिकी और पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये माउंट एटना के बारे में जितनी भी 360 डिग्री का कवरेंस हो सकता है वो हमने यहाँ पे सारा किया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अपनी दूसरी न्यूज को देखते हैं। तो दूसरा न्यूज है अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, इस समय उसके लिए क्या रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो सारी चीज़ें।
सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, यानी इसका जो लोकेशन है और इसका जो एरिया है। तो केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में ये स्थित है। और ये क्षेत्र कैसा है? यह एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और मथीकेतन शोला पार्क से घिरा हुआ है। कौन सा? ये जो आपका है अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान। इसका अगर आप हाईएस्ट पीक देखें तो अनाईमुड़ी है 2695 मीटर, और द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया आल्सो अनाईमुड़ी। आप याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं स्टेटमेंट बना के छोटे छोटे। इसके बाद अगर आप इसके इकोसिस्टम और वेजिटेशन की बात करें तो दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन, दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन और नम पर्णपाती वन इसमें शामिल हैं। इसमें जड़ी बूटियों और झाड़ियों की लगभग 174 प्रजातियां, पेड़ों की 62 प्रजातियां और 40 से अधिक चढ़ने वाले पौधे पाए जाते हैं, जिनको कि हम एपीफाइट्स कहते हैं, जिनमें से कई क्या हैं? कई स्थानिक हैं। शोला वन अपने छोटे छोटे घने वृक्ष समूह, लाइकेन, काई और पर्वतीय वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये इसका जो पारिस्थितिकी तंत्र और वनस्पति था। अब इसके बाद इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी जीव जंतु हैं, तो यहाँ कई दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इसमें प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं? तो तेंदुआ है, सीवेट है, बिल्ली है, भारतीय भेड़िया है, भारतीय बाइसन है, जंगली सुअर है, हाथी है, बाघ है, पैंथर है और सुस्त भालू है। ठीक है, इसके बाद जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ है वो क्या है? तो यहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल किया गया है। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL ने सिलंधी नदी पर चेक डैम निर्माण के लिए अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान से 0.0442 हेक्टेयर भूमि के उपयोग की अनुमति दी है। अगर इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जल प्रबंधन में सुधार करना, लेकिन पर्यावरणीय प्रभावों पर नजर बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें जो कंजर्वेशन और ग्लोबल इंपॉर्टेंस है इस अनामुडी शोला जो रिजर्व है, तो यह उद्यान पश्चिमी घाट की जैव विविधता का अभिन्न अंग है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। और संरक्षण के लिए यह क्षेत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और राज्य वन विभाग के अंतर्गत संरक्षित है। ठीक है, इसके बाद इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो अनामुडी शोला जो नेशनल पार्क इज ऑफ द एटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द कंजर्वेशन ड्यू टू द रिच बायोडाइवर्सिटी एंड सेंसिटिव इकोसिस्टम, और मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट्स एंड एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल प्रोटेक्शन। तो ये इसका कंक्लूजन था। तो यहाँ पे हमने देखा जो अपनी दूसरी न्यूज़ थी अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, करंट से रिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। चलिए थर्ड न्यूज अपनी देखते हैं कौन सी है। तो ये है क्लोरेक्टल रोग। अब क्लोरेक्टल डिजीज क्या है, इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो जो क्लोरेक्टल रोग है, यह बृहदांत यानी कोलन और मलाशय यानी रेक्टम को प्रभावित करने वाली स्थितियों का समूह है, जिसमें सूजन, संक्रमण, कार्यात्मक विकार और कैंसर शामिल है। ये रोग हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। कौन से रोग? क्लोरेक्टल रोग। ये कोलन और रेक्टम इन दोनों को अफेक्टेड करता है यानी प्रभावित करता है। इसके बाद भारत में जो बदलती घटनाएं हैं इससे रिलेटेड क्या है? तो हाल के वर्षों में भारत में क्लोरेक्टम कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी गई है, और विशेषकर युवा वयस्कों में। विशेषज्ञों का मानना है कि आहार में परिवर्तन, शारीरिक गतिविधि की कमी, मोटापा, धूम्रपान और शराब का सेवन इस वृद्धि का प्रमुख कारण है। और भारत में इससे रिलेटेड जो बढ़ती घटनाएं हैं, इन एडिशन द इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ द प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड इज आल्सो इंक्रीजिंग एट द रिस्क। यानी जो प्रोसेस्ड एंड जो पैक्ड फूड है, इसकी वजह से सारी चीजें ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर कॉमन जो कोलेरेक्टल डिजीज है उसके बारे में आप देखें तो कोलेरेक्टल कैंसर है, उसके बाद डाइवर्टिकुलिटिस। ठीक है, तो बड़ी आंत या मलाशय में विकसित होने वाले कैंसर को कहते हैं क्लोरेक्टल कैंसर, और बृहदांत की दीवार में छोटे थैले की सूजन को कहते हैं डाइवर्टिकुलिटिस। ठीक है, और जो कॉमन डिजीज होती है क्लोरेक्टल रोग से, तो इसमें क्या होता है? सूजन आंत रोग, जिसको कि IBD कहते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। तो क्रोहेन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी स्थितियां जो आंतों में दीर्घकालीन सूजन का कारण बनती है। इसके सिम्टम की बात करें तो सिम्टम वही है कि मतलब पेट में दर्द और ऐंठन आना, मल में खून आना या मलाशय से रक्तस्राव होना, दस्त या कब्ज जो लंबे समय तक बना रहता हो, मलाशय या गुर्दों में दर्द, अचानक और बिना कारण वजन कम होना। ठीक है, अब इसकी रोकथाम के लिए उपाय क्या क्या किए गए हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो आहार में बदलाव किया जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या है? लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन किया जाएगा।
तो उच्च फाइबर युक्त आहार जैसे साबुत अनाज, फल, सब्जियां अपनाना और रेड मीट का सेवन कम करना, और जीवन शैली में सुधार में नियमित शारीरिक गतिविधि करना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, धूम्रपान और शराब से परहेज करना। इसकी रोकथाम के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय क्या किए गए हैं? तो नियमित स्क्रीनिंग यानी 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कोलोनोस्कोपी और मल में छिपे हुए खून की जांच करना, जिसको कि फेकल ऑक्टल ब्लड टेस्ट करवाना इसको कहा जाता है। और इसके लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है, तो क्लोरेक्टल कैंसर की जांच और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल और शिक्षा कार्यक्रम का आयोजित करना। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। किससे? क्लोरेक्टल जो एक डिजीज है वो कहाँ पे होती है, उसके सिम्टम क्या हैं और उससे बचाव के उपाय क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। चलिए अपनी दूसरी न्यूज़ हम देखते हैं यहाँ पे। ये है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इसके बारे में। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे है ना, इस तरह से मतलब लास्ट टाइम काफ़ी स्टैटिक पार्ट में भी और करंट के लिए भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे कंजर्वेशन और जो चैलेंजेज हैं वो हम देखते हैं। इसके बाद इसके स्थान और उसका भूगोल क्या है और उसके बाद उसकी नेचुरल ब्यूटी क्या है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जो 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर इसके भूगोल देखें तो यह क्षेत्र ऊंचे पठारों और पहाड़ियों से घिरा है, जिसमें खैरीबिरू और मेघाशिनी प्रमुख चोटियां हैं, और ये जो पर्वत है वो 1515 मीटर के आसपास ऊंचा है। अगर इसकी नेचुरल ब्यूटी ब्यूटी की बात करें तो रिजर्व में जोरंडा और बरे ही पानी जैसे सुंदर झरने स्थित हैं। ठीक है, अगर इसकी हिस्ट्री और करंट स्टेटस देखें तो स्थापना इसकी हुई मई 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और वन्य जीव अभ्यारण्य 1979 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला, और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में उड़ीसा सरकार ने 303 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको प्रस्तावित किया। ठीक है, अगर इसका और देखें कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो मई 2009 में यूनेस्को ने इसे क्या बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया, और मयूरभंज हाथी रिजर्व जो है यह मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें हथगढ़ और कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल है। अब इसके हम कुछ जो फ्लोरा और फोना है यानी वनस्पति और जीव जंतु देखते हैं, तो इसकी वनस्पतियां क्या है? तो यहाँ उत्तरी उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन प्रमुख है, साथ ही अर्ध सदाबहार वन और नम पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। अगर फोना की बात करें तो रिजर्व में बाघ, हाथी, तेंदुआ, सेवेट, बिल्ली, भारतीय बाइसन, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, बार्किंग डियर और गौर, चूहा, हिरण, फिशिंग कैट, ये सारे शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पे लगभग 55 स्तनधारी, 304 पक्षी और 60 सरीसृप, 21 उभयचर, 38 मछलियां और 164 तितलियों की प्रजातियां दर्ज हैं। और अगर आप प्लांट डाइवर्सिटी देखें यहाँ पे, तो यहाँ 1078 पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें से 94 जो है वो आर्किड प्रजातियां शामिल हैं। रिसेंट एक्टिविटीज से देखें कि क्या हुआ, तो अवैध शिकार। हाल ही में एसटीआर के दक्षिण वन्यजीव प्रभाग में मृग के शिकार के आरोप में 6 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 3 देसी बंदूक और एक फंदा बरामद किया गया। दुर्लभ मेलेनिस्टिक बाघ का शिकार किया गया। जनवरी 2025 में सिमलीपाल में एक दुर्लभ मेलेनिस्टिक बाघ के अवैध शिकार के मामले में लोधा जनजाति के 4 शिकारियों को अरेस्ट किया गया। ठीक है, किस जनजाति के? लोधा जनजाति के। अब इसके कंजर्वेशन से चैलेंजेस क्या क्या है? तो सबसे पहली चीज तो अवैध शिकार। तो रिजर्व में अवैध शिकार की घटना संरक्षण के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है। दूसरी जो चीज है वो जो ट्राइबल ट्रेडिशन है, यानी कुछ आदिवासी समुदायों की पारंपरिक शिकार प्रथाएं वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में हमेशा के लिए बाधा बनती हैं, और इन परंपराओं को रोकने के लिए वन विभाग ने 1000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। ठीक है, अब इसका फाइनली लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि अवैध शिकार और पारंपरिक शिकार प्रथाएं इसके संरक्षण में प्रमुख बाधाएं बनती हैं, और स्थानीय समुदाय की भागीदारी और सख्त सुरक्षा उपायों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी। जो स्टैटिक चीजें थी वो भी हमने डिस्कस की, और जो करंट से रिलेटेड सिनेरियो था वो सारा डिस्कस किया। चलिए इसके बाद अपनी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। तो ये है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ठीक है, एनएसडीसी। क्या है इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें? द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज ए नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी established in 2008 by Ministry of Finance under Section 25 of the Companies Act 1956. ठीक है, its main objective to promote skill developments in the country and support private sector initiatives.
तो ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन है, किसका, एनएसडीसी का, यानी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का। लेटेस्ट न्यूज क्या है, तो एनएसडीसी ने देश भर में कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार के तहत 50 नए फ्यूचर स्किल सेंटर और 10 अंतर्राष्ट्रीय अकादमियों की स्थापना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो 2 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना और 2.70 लाख वर्ग फुट से अधिक प्रशिक्षण अवसंरचना स्थापित करना, जिससे रोजगार क्षमता और कार्यबल की तत्परता को सुदृढ़ किया जा सके। इसकी फंक्शनिंग देखते हैं। तो कौशल विकास को प्रोत्साहन, एनएसडीसी का लक्ष्य क्या है, तो बड़े पैमाने पर गुणवत्ता युक्त व्यावसायिक संस्थानों का निर्माण करना जो लाभकारी हों और कौशल विकास को बढ़ावा दें। वित्तीय सहयोग यानी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो यह स्केलेबल और लाभदायक व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों के लिए धनराशि उपलब्ध कराता है, जिससे प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और संचालन में सहायता मिलती है। सहायता प्रणाली और इसका जो सृजन है, तो एनएसडीसी गुणवत्ता आश्वासन, सूचना प्रणालियों और प्राविधिक अकादमियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देता है, जिससे कौशल विकास की गुणवत्ता में क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है, सुधार होता है। अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एनएसडीसी ऑपरेट्स ऑन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल with the government of the India holding 49% of stake while the remaining 51% is held by the private sector। यानी 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करेगी और 51% जो है वो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर उसको होल्ड करेगा। इट्स करंट इक्विटी बेस्ड इज Rs 10 करोड़। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब इसका हम जो की इनिशिएटिव देखें, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, दिस स्कीम्स प्रोवाइड द इंडस्ट्री अलाइंड स्किल ट्रेनिंग टू इंडियन यूथ, enabling them to get employed and earn a better livelihood। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKK, इस पहल के तहत देश में प्रत्येक जिले में मॉडल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। और उसके इसी में तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, तो यह कार्यक्रम जापान, जर्मनी, इजराइल जैसे देशों की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे भारतीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिलते रहेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी एनएसडीसी के बारे में, जो कि है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बारे में। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरी न्यूज देखते हैं। तो ये न्यूज है हिस्ट्री की, कल्याण चालुक्य वंश। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं देख लेते हैं। यहाँ मैप आप देख रहे हैं, ये पल्लव है, पांड्य है, चेर है ना, कदम्ब है, हड़प्पा है, उसके बाद ये चालुक्य का पूरा एरिया, बेगी के चालुक्य है, कल्याणी के चालुक्य है। तो न्यूज में क्या रहा, तो हाल ही में विकाराबाद जिले के पदूर मंडल के ककल गांव में कल्याण चालुक्य युग के 3 कन्नड़ शिलालेख पहली बार देखे गए। चालुक्यों ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्कन के मध्य भारतीय पठार पर शासन किया। इनका शासन 3 प्रमुख शाखाओं में विभाजित था। बादामी के चालुक्य 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी, कल्याण चालुक्य या कल्याणी के चालुक्य या इनको पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता था 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी, और वेगी के चालुक्य यानी इनको पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता था। मुख्य रूप से कन्नड़ राजवंश, इनकी राजधानी क्या थी, कल्याणी, जिसको कि आधुनिक बीदर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और इसका संस्थापक तैलप द्वितीय राष्ट्रकूट साम्राज्य के सामंत से ये स्वतंत्र शासक बने थे। सत्ता का चरम देखें तो विक्रमादित्य 6 यानी जिसका कि टाइम पीरियड 1076 से लेकर 1126 तक के शासनकाल में उन्होंने गोवा के कदम, सिलहारा, भोज यादवों को नियंत्रित किया और चोल वंश के खिलाफ कई युद्ध जीते। 1126 ईस्वी के बाद इनका पतन हुआ। चोल साम्राज्य के संघर्ष और सामंतों के विद्रोह के कारण पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य का क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ यानी पतन हुआ। अगर इनका एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पावर देखें तो प्रशासन इनका वंशानुगत था, उत्तराधिकारी जो होते थे वो पुरुष ही होते थे, और साम्राज्य होयसल और काकतीय जैसे सामंतों से विभाजित था। सेना की बात करें तो पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी और हाथी इकाइयां भी इसमें शामिल थी। इनके लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो कन्नड़ और तेलुगु साहित्य के विकास में इन्होंने योगदान दिया। पैगोडा नामक पंच चिन्हित सोने के सिक्के चलन में लाए और डेक्कन वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे क्या कहा जाता है, गडग शैली भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब इनसे रिलेटेड जो मेजर टेम्पल है, तो मल्लिकार्जुन मंदिर ये बेल्लारी में है, सिद्धेश्वर मंदिर हावेरी में है, और कल्लेश्वर मंदिर कहाँ है, ये दावणगेरे में है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी।
जो कल्याणी के चालुक्य के बारे में उनका इतिहास हमने देखा, उनसे रिलेटेड जो जो उसका मतलब संस्थापक था वो देखा, कौन कौन से ब्रांचेज में डिवाइड है जो चालुक्य डायनेस्टी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी। चलिए इसके बाद दूसरी न्यूज अपनी देखते हैं हम। इसके बाद है मीजल्स यानी खसरा के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो अमेरिका के टेक्सास सहित कई राज्यों में खसरा फिर से उभर रहा है, जिसका कारण टीकाकरण की कम दरें और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। अब देखते हैं कि व्हाट इज मीजल्स यानी खसरा है क्या। तो यह एक अत्यधिक संक्रामक वायुजनित बीमारी है। पैरामाइक्सो वायरस जो होता है उसके परिवार के वायरस के कारण होता है, और संक्रमण का तरीका क्या है, सीधे संपर्क और हवा के माध्यम से फैलता है, और यह श्वसन तंत्र को संक्रमित कर पूरे शरीर में फैल सकता है, जिससे गंभीर जटिलताएं और मृत्यु भी हो सकती है। इसके अगर सिम्टम देखें तो तेज बुखार संक्रमण के 10 से 14 दिन के बाद शुरू होकर 4 से 7 दिन तक रहता है, और इसके अगर शुरुआती लक्षण देखें तो बहती नाक, खांसी, लाल और पानी पानी भरी आंख, और गालों के अंदर छोटे छोटे सफेद धब्बे। दाने जो होते हैं पहले चेहरे पर और ऊपरी गर्दन पर निकलते हैं, और 3 दिनों बाद पूरे शरीर में ये फैलने शुरू हो जाते हैं, और 5 से 6 दिनों तक रहने के बाद धीरे धीरे ये फीके भी पड़ जाते हैं ऑटोमेटिक। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट हम देखें तो कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज उपलब्ध अभी तक नहीं है। उपचार में लक्षणों को कम करने और जटिलताओं को रोकने पर ध्यान दिया जा सकता है। जोखिम में कौन होगा, तो गैर प्रतिरक्षी व्यक्ति जो टीका नहीं लगाए गए हैं या जिनमें प्रतिरक्षा विकसित नहीं हुए हुए, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं जो कि गंभीर जटिलताओं के उच्च जोखिम में हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी खसरा के बारे में। तो खसरा किस वायरस से होता है, और इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसके बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें। चलिए इसके बाद अपनी दूसरी न्यूज देखते हैं, जो कि है करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, KWS, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। भारत नेपाल सीमा के पास करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के जंगलों में हाल ही में लगभग 40-50 वर्ष के नर हाथी का शव मिला। ठीक है, अगर इसका लोकेशन देखें तो स्थान उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है ये। अगर इसका जो विस्तार है देखें तो 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया, और दुधवा टाइगर रिजर्व का ये हिस्सा बना। एरिया देखें तो 400.09 वर्ग किलोमीटर, जो दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र का क्या है, एक भाग है। अगर वेजिटेशन और इकोसिस्टम की बात करें तो तराई क्षेत्र का संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें शामिल क्या क्या है, तो साल और सागौन के घने वृक्ष, हरी भरी जो घास भूमियां हैं, दलदल और वेटलैंड हैं, और मुख्य वृक्ष जो प्रजातियां कौन कौन सी, साल है, असना है, असीधा है, हल्दू है, फल्दू है, और गहमर, ये जो है मेन ट्री स्पीसीज हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन की बात करें तो इट इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी इंडेंजर्ड स्पीसीज सच एज बाघ, गैंडा, दलदली हिरण, स्पिड, खरगोश, बंगाल फ्लोरिकन, और सफ़ेद पीठ वाले और लंबे चोंच वाले गिद्ध भी हैं, घड़ियाल और मगरमच्छ भी, ये जो वन्यजीव है यहाँ पे। इसके बाद इसमें गेरुआ नदी, तो मगर और घड़ियाल के संरक्षण के हेतु इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया है, और गंगा डॉल्फिन यानी मीठे पानी की जो डॉल्फिन है उसका प्रमुख निवास स्थान है। दुर्लभ कछुए और मीठे पानी की मछलियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट न्यूज आएगी वो हमारी यमुना नदी होगी। तो ये करतनिया घाट जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बाद यमुना रिवर के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हम देखते हैं। तो यमुना नदी की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास शुरू किए गए हैं, जिनका लक्ष्य क्या है, 3 वर्षों के भीतर नदी को पुनर्जीवित करना। यमुना नदी, जिसे जमुना भी कहा जाता है, गंगा नदी की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी यानी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। अगर इसके ओरिजिन का देखें आप तो यह हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से, उसकी ऊंचाई है जो 4421 मीटर से वहां से निकलती है। और यमुना का जो मतलब मार्ग है, तो टोटल लेंथ 1376 किलोमीटर, विच फ्लो ओनली इन इंडिया। इट पासेस थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, ये तो 3 स्टेट है ये। ठीक है, इसके बाद अगर मेजर साइट्स देखें तो उत्तराखंड से निकलकर हिमालय की तलहटी से होते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर आती है। दिल्ली से गुजरकर आगरा नहर को जल आपूर्ति करती है, और दिल्ली के बाद यह दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, और प्रयागराज में इलाहाबाद मतलब वहां पे गंगा नदी में इसका संगम होता है। प्रयागराज जो संगम है तो हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल, जहां कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्ष में किया जाता है। और इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले है टोंस नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की टोंस है, उत्तराखंड के पास मिलती है। चंबल नदी, तो दाहिनी ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है, किसमें, यमुना में। और इसकी अगर अन्य आप देखें ट्रिब्यूटरी, तो दाहिनी ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है यमुना में, हिंडन,
शारदा और गिरी, और बाईं ओर से कौन कौन सी मिलती है, तो बेतवा और सिंध। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, स्टैटिक और करंट सभी के लिए। ठीक है, तो ये जमुना रिवर के बारे में या यमुना रिवर के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि आपको जानने चाहिए। चलिए इसके बाद अपनी दूसरी न्यूज हम देखते हैं। ये है मैप प्रोग्राम, जिसको कि नक्शा कार्यक्रम हम कहते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नक्शा कार्यक्रम का क्या किया, उद्घाटन किया। ठीक है, अब जो नक्शा प्रोग्राम है क्या, तो राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण, जिसको कि नक्शा कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म लिखा हुआ है, नेशनल जियोस्पाइटल नॉलेज बेस्ड अर्बन हाउसिंग लैंड सर्वे। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, प्रोग्राम है। इज टू टेक अर्बन लैंड रिकॉर्ड एक्यूरेट एंड अप टू डेट, देयर बाय इंश्योरिंग ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द लैंड ओनरशिप। इसका जो उद्देश्य है, तो नागरिकों को सशक्त बनाना और शहरी नियोजन को मजबूत करना, भूमि संबंधी विवादों को कम करना और संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना, आईटी आधारित प्रणाली के माध्यम से भू राजस्व प्रबंधन में सुधार करना। सर्वे ऑफ इंडिया का क्या है उसमें, तो हवाई सर्वेक्षण और आर्थोरेक्टिफाइड इमेजरी प्रदान करने का कार्य करता है। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम तो वेब GIS प्लेटफॉर्म विकसित करेगा, और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक जो कि डेटा भंडारण सुविधा प्रदान करेगा। इसमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या है, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें ऑर्थोरेक्टिफाइड इमेजरी का उपयोग कर क्षेत्रीय सर्वेक्षण करेंगे, जिसके बाद शहरी और अर्ध शहरी भूमि रिकॉर्ड का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी मैप प्रोग्राम से रिलेटेड। नक्शा जो कार्यक्रम है कहाँ पे सबसे पहले लॉन्च किया गया, इसका मतलब क्या है, और टेक्निकल सपोर्ट देने वाली कौन कौन सी एजेंसियां हैं इसको। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। क्या है पूरा डिटेल देखते हैं। तो हाल ही में मेटा ने अपने सबसे बड़े सबसी केबल प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। तो यह 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबी केबल का नेटवर्क है, जो भारत, अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है। इसकी केबल गहरे समुद्र में 7,000 मीटर तक की गहराई तक पहुंचेगी। परियोजना AI तकनीकी का उपयोग करके सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत कर रही है। यह दुनिया भर में विश्वसनीय और कुशल इंटरनेट उपलब्धता सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी। अगर इसके की फीचर्स देखें, तो उन्नत दफन जो तकनीकी है, तो तटीय क्षेत्रों में उथले पानी जैसे उच्च जोखिम वाले स्थानों पर केबल को नुकसान से बचाने के लिए है, और AI बेस्ड इसकी मॉनिटरिंग होगी। संभावित व्यवधानों की पहचान और उन्हें कम करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल समावेशन, तो अमेरिका, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और विभिन्न महाद्वीपों में तकनीकी नवाचार को समर्थन मिलेगा इससे। इसके बाद इसका जो इम्पैक्ट होगा, तो वैश्विक इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा, 5 प्रमुख महाद्वीपों को जोड़कर तेज और विश्वसनीय कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। मेटा की AI परियोजनाओं को उच्च गुणवत्ता की डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने में ये मदद करेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के बारे में, कौन लॉन्च कर रहा है, कहाँ पे क्या है, इसका पूरा डिटेल। चलिए नेक्स्ट न्यूज हम अपनी देखते हैं। तो यह है भूकंप झुंड। क्या है महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। हाल ही में समुद्र के नीचे आए भूकंप के झुंड के कारण ग्रीस के सैटोरिनी, आईओएस, अमोरगोस और अनाफी द्वीपों पर आपातकाल घोषित किया गया। तो ये सारे द्वीप कहाँ के हैं, ये ग्रीस के हैं। कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं कि मतलब ये सारे द्वीप दिए गए हैं तो ये किसके द्वीप हैं, तो वो ग्रीस के द्वीप हैं। जब एक छोटे से क्षेत्र में कम समय के भीतर तुलनात्मक तीव्रता वाले कई भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं, तो इसे भूकंप झुंड कहा जाता है। इसमें कोई मुख्य झटका नहीं होता, बल्कि यह कई कम तीव्रता वाले भूकंपों की श्रृंखला होती है, जो सक्रिय भूतापीय क्षेत्रों में हफ्तों तक चल सकती है। ठीक है, जब पृथ्वी के भीतर भूकंपीय ऊर्जा धीरे धीरे निकलती है, तो यह भूकंपों की श्रृंखला का कारण बन सकती है। अब इसका जो फ्लूइड मूवमेंट है, तो ज्वालामुखी क्षेत्रों में गहरे मैग्मा से निकलने वाले द्रव या भूतापीय गतिविधियों के कारण झुंड उत्पन्न हो सकते हैं। तरल पदार्थों के प्रवाह से दरारों और दोषों पर फिसलन होती है, जिससे भूकंप उत्पन्न होते हैं। अब इसका अगर हम रीजन देखें या कॉजेज देखें, तो सक्रिय ज्वालामुखी, तो मैग्मा की गति से भूकंप झुंड पैदा हो सकते हैं, क्योंकि मैग्मा की भरी दरारें पृथ्वी की परपटी में फैलती है। ऐसे भूकंप आमतौर पर दरार की नोक नोक या किनारे के पास होते हैं।
धीमी गति से फिसलन की घटनाएं, तो यह धीमी गति से होने वाला भूकंप है जिसमें सेंटीमीटर से लेकर दसियों सेंटीमीटर तक हलचल होती है। यह घटनाएं हफ्तों से लेकर वर्षों तक चल सकती हैं। हिकुरंगी सबडक्शन जोन जैसे क्षेत्रों में यह हर साल 1 या 2 बार देखी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी भूकंप झुंड के बारे में कि भूकंप झुंड क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वो है कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम, सीपीसी। तो न्यूज देखते हैं। तो हाल ही में रूस ने बताया कि कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम के माध्यम से तेल प्रवाह में 30 से 40% की कमी आई है। और ये कमी किसके कारण है? तो यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण एक पंपिंग स्टेशन को हुए नुकसान के बाद ये दर्ज किया गया है। परियोजना का इसका डिटेल देखते हैं। तो सीपीसी एक अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन प्रणाली है जिसमें कैस्पियन सागर क्षेत्र में ब्लैक सी के माध्यम से वैश्विक बाजारों में तेल परिवहन के लिए विकसित किया गया था। इस परियोजना को 1990 के दशक में शुरू किया गया और 2001 में इसे आधिकारिक रूप से चालू किया गया। सीपीसी के बारे में, तो सीपीसी पाइपलाइन का मार्ग और संरचना, तो पाइपलाइन की जो कुल लंबाई है लगभग 1500 किलोमीटर यानी 935 मील, और ये कजाकिस्तान के टेगिन तेल क्षेत्र से शुरू होती है और रूस के यानी ब्लैक सी पोर्ट तक जाती है। पाइपलाइन में 15 पंपिंग स्टेशन, 4 प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशन और 5 टैंक फार्म शामिल हैं। सीपीसी में भागीदारी और स्वामित्व किसका है? तो इस पाइपलाइन कंसोर्टियम में रूस और कजाकिस्तान की सरकारें, साथ ही पश्चिमी ऊर्जा कंपनियां भी भागीदार हैं। कौन कौन भागीदार हैं? तो कजाकिस्तान की सरकार है, रूसी सरकार है, सेवरान है, एक्सान मोबिल है, शेल है और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो निवेशक हैं। क्षमता और आर्थिक योगदान की बात करें तो सीपीसी पाइपलाइन की कुल क्षमता 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। यह कजाकिस्तान के कुल तेल निर्यात का लगभग 67% यानी 2/3 हिस्सा है। वैश्विक तेल जो व्यापार है इसका योगदान 2.3% है और ये परियोजना तेल उत्पादन करने वाले देशों और वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगर इसका एक्सपेंशन देखें और इसका जो मॉडर्नाइजेशन है, तो 2018 में 5.1 बिलियन विस्तार परियोजना पूरी की गई जिसमें इसकी जो ट्रांसपोर्ट क्षमता वो बढ़ी थी। सीपीसी लगातार अपनी पाइपलाइन प्रणाली को अपग्रेड कर रहा ताकि पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके और सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा सके। अब इसका अगर जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखें तो सीपीसी पाइपलाइन रूस और कजाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारा है, क्योंकि यह कैस्पियन क्षेत्र और यूरोप और अन्य वैश्विक बाजारों तक सीधा तेल निर्यात करता है। यह परियोजना यूरोप के ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने में मदद करती है जिससे रूस पर निर्भरता कम हो सकती है। ठीक है, हाल ही में यूक्रेन रूस युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण सीपीसी पाइपलाइन वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गई। यूक्रेनी ड्रोन हमलों के और अन्य भू राजनीतिक तनावों के कारण पाइपलाइन की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय बनी गई है। फाइनली इसका जो कंक्लूजन है वो देखते हैं। तो कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम कैस्पियन सागर क्षेत्र में तेल को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने वाली प्रमुख पाइपलाइन है। यह कजाकिस्तान, रूस और पश्चिमी कंपनियों द्वारा संचालित होती है और हाल ही में भू राजनीतिक तनाव और यूक्रेनी हमलों के कारण चुनौतियां बढ़ी हैं जिससे सुरक्षा और विस्तार आवश्यक हो गया है। तो ये कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। कौन इसमें निवेश किया है, क्या किस देश से है और सारी चीज़ें। इसके बाद हम अपनी दूसरी न्यूज़ देखते हैं जो कि है नाविका सागर परिक्रमा सेकेंड। ठीक है, क्या है इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो इंडियन नेवी का है, भारतीय नौसेना के नौकायन पोत INSV तरिणी ने 18 फरवरी 2025 को पोर्ट स्टैनली यानी फॉकलैंड द्वीप में प्रवेश किया जिससे नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का तीसरा और सबसे कठिन चरण पूरा हो गया। ठीक है, नाविका सागर जो परिक्रमा है भारतीय नौसेना सशक्तिकरण और समुद्री उत्कृष्टता को प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस अभियान का उद्देश्य समुद्री नौकायन, आत्मनिर्भरता और भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को बढ़ावा देना है। इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से हुई थी जिसे भारतीय नौसेना के प्रमुख द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो इस अभियान में लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए नामक 2 महिला अधिकारी शामिल हैं। इस अभियान में 5 चरण होंगे और यह 21,600 समुद्री मील लगभग 40,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। पोत आवश्यकता अनुसार 4 बंदरगाहों पर रुककर पुनः पूर्ति और रखरखाव भी करेगा। अगर यात्रा की विस्तृत रूपरेखा देखें तो गोवा से कहाँ, तो गोवा से फ्रेमेंटल ऑस्ट्रेलिया, फ्रेमेंटल से फिर लिटिलटन न्यूजीलैंड, लिटिलटन से पोर्ट स्टैनली फॉकलैंड
और पोर्ट स्टैनली से केप टाउन दक्षिण अफ्रीका और केप टाउन से फिर से गोवा। तो ये पूरा उनका रूट है। इसके बाद आईएनएस तरनी के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो ये 56 फुट लंबा नौकायन पोत है जिसे मेमर्स एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया है। इसे 18 फरवरी 2017 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस पोत ने अब तक 66,000 समुद्री मील यानी 1,22,223 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। आईएनएसवी तरिणी 2017 में पहली नाविका सागर परिक्रमा का हिस्सा रह चुका है। इसमें उन्नत नेविगेशन, सुरक्षा और संचार उपकरण लगे हैं जिसमें यह दूरगामी नौकायन अभियानों के लिए उपयुक्त है। फाइनली इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो नाविका सागर जो परिक्रमा द्वितीय है, महिला सशक्तिकरण और भारत की समुद्री क्षमता को दर्शाने वाला एक ऐतिहासिक अभियान है। आईएनएसवी तरिणी की यह यात्रा वैश्विक नौवहन परंपरा में भारत की भूमिका को मजबूत करती है और भविष्य के लिए समुद्री रोमांच को प्रेरित करती है। तो ये नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि हमने यहाँ पे देखी। चलिए इसके बाद अपनी नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं जो कि है द्विवार्षिकता पारदर्शिता रिपोर्ट। ठीक है, बीटीआर क्या है? तो भारतीय जलवायु परिवर्तन पर 2015 पेरिस समझौते के तहत अपनी पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट पीटीआर तैयार करने का अंतिम चरण में है। यह रिपोर्ट पेरिस समझौते के तहत देश की प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, बीटीआर पेरिस समझौते के संवर्धित पारदर्शिता ढांचे के तहत तैयार की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन नीतियों और कार्रवाई की प्रगति को ट्रैक करना। यह रिपोर्ट पेरिस समझौते के सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कुछ अपवादों को छोड़ करके बीटीआर में 5 प्रमुख अध्याय और घटक होते हैं जिनमें से कुछ अनिवार्य हैं और कुछ क्या होते हैं? कुछ वैकल्पिक होते हैं। राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सूची रिपोर्ट तो सभी पक्षों के लिए अनिवार्य है ये, और इसमें प्रत्येक देश के जीएचजी उत्सर्जन स्तर और प्रवृत्तियों की जानकारी होती है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान क्या है? तो सभी पक्षों के लिए अनिवार्य है यह, और यह रिपोर्ट दर्शाती है कि देश अपने जलवायु लक्ष्यों को कैसे लागू और उनको प्राप्त कर रहा है। इसके बाद बीटीआर के विभिन्न घटक और उनकी आवश्यकताएं देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन प्रभाव और उनका अनुकूलन तो सभी पक्षों के लिए वैकल्पिक है, और इनमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, अनुकूलन उपायों और उनकी प्रभावशीलता पर जानकारी शामिल होती है। इसके बाद बीटीआर से संबंधित घटक और उनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं? तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट में तो मॉनेटरी फॉर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनके लिए, और ऑप्शनल फॉर अदर कंट्री। दिस रिपोर्ट शो हाउ डेवलप्ड कंट्रीज आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, और फॉर डेवलपिंग कंट्री इट शो हाउ मच सपोर्ट दे आर रिसीव्ड एंड व्हाट देयर फ्यूचर नीड आर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पेरिस समझौते के तहत जो रिपोर्टिंग आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या है। तो पेरिस समझौते के सभी पक्षों को हर 2 साल में बीटीआर प्रस्तुत करना आवश्यक है। छोटे द्वीप, विकासशील राज्यों और सबसे कम विकसित देशों को स्वेच्छा से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की छूट दी गई है। यह रिपोर्ट वैश्विक जलवायु नीति में पारदर्शिता और आपसी विश्वास को बढ़ावा देती है। यह देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करता है। बीटीआर जलवायु कार्रवाई की वैश्विक स्थिति को समझने में मदद करता है, और यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन नीतियों और रणनीतियों की निगरानी और मूल्यांकन में सहायक होती है। फाइनली इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट बीटीआर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत की पहली बीटीआर रिपोर्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को दर्शाएगी और देश के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी और जलवायु अनुकूलन उपायों को उजागर करेगी। तो ये द्विवार्षिक जो रिपोर्ट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में हमने महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे देखी। चर्चा में क्यों रहा ये? तो वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में टोकिन की खाड़ी में अपने आधारभूत दावे को परिभाषित करते हुए एक मानचित्र जारी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज चर्चा में रही। देखिए यहाँ पे मैप में आप देखिए जो गल्फ ऑफ टोकिन है वो यहाँ पे है। ठीक है, और ये कहाँ है? साउथ चाइना सी में है। ये बिल्कुल लोकेशन सारी याद रखिएगा, प्रश्न पता नहीं कब कहाँ से किस तरह से पूछे जाए। और ये पूरा वियतनाम का एरिया है। ठीक है, अभी चीन ने जल्दी ही एक इसमें सैन्य अभ्यास किया था, उसकी वजह से फिर वियतनाम को ये सारी चीजें करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, चीन में बेइबू खाड़ी और वियतनामी में बाकबो खाड़ी के रूप में इसको जाना जाता है। अगर इसके लोकेशन और जियोग्राफी को देखें तो उत्तर पश्चिम दक्षिण चीन सागर में अर्धचंद्राकार उथला अर्ध संलग्न जल निकाय है। दक्षिण चीन और उत्तरी वियतनाम के तटों से दूर ये स्थित है। आप यहाँ मैप में भी इसको देख सकते हैं।
चलिए, तो इसके सीमावर्ती क्षेत्र कौन कौन से? तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम में वियतनाम की उत्तरी तट रेखा है, और उत्तर में इसके चीन का गुआंशी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र है, और पूर्व में इसके लिझेऊ प्रायद्वीप और हैनान द्वीप जो चीन का है वो शामिल है। ठीक है, रिलेशन की बात करें या कनेक्शन की बात करें तो खाड़ी के दक्षिणी मुहाने के माध्यम से दक्षिण चीन सागर से ये जुड़ा हुआ है, और उत्तर पूर्व में हैनान जलडब्लू के मध्य से ये जुड़ा हुआ है। देखिए मैप में आप देखेंगे तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, है ना, ये सारी चीजें। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। अब मेजर जो रिवर है टोकिन की खाड़ी में, तो लाल नदी जो है खाड़ी में बहने वाली मुख्य नदी है। ठीक है, टोकिन की खाड़ी में लाल नदी जो है ये बहने वाली मुख्य नदी है, और उत्तरी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की कई और छोटी नदियां भी बहती हैं। मेजर पोर्ट की बात करें तो वियतनाम का है हाईफोंग और वेंथ्यू, और चाइना का जो है वो है बेईहाई पखोई। ये जो है ये मेजर पोर्ट वियतनाम के हैं, और ये मेजर पोर्ट चाइना के हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी टोकिन की खाड़ी से रिलेटेड। इसकी लोकेशन कहाँ है और इस समय करंट का डिस्प्यूट क्या है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे पूरी देखी। कौन से रिवर इससे रिलेट कर रही है ना। चलिए, दूसरी न्यूज जो है वो है पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है ये। क्यों चर्चा में रहा ये? तो एक महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयास में पलामू टाइगर रिजर्व से भटक कर दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में आए एक बाघ को उसके प्राकृतिक आवास में वापस भेजा गया। ठीक है, तो इस वजह से जो पलामू टाइगर रिजर्व था वो चर्चा में रहा। और इसके अगर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्टैब्लिश्ड इन 1973 अंडर प्रोजेक्ट टाइगर is one of the first 9 tiger reserve in India. ठीक है, it was the first reserve globally where tiger census was conducted using the pugmark method 1932 under J.W. Nicholson। मतलब कि जो 1932 में J.W. निकोलसन के तहत यहाँ पे पगमार्क पद्धति के द्वारा बाघों की गणना की गई थी। अगर इसका जियोग्राफिकल लोकेशन आप देखें तो लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ द झारखंड पार्ट ऑफ द बेतला नेशनल पार्क। तो ये इसकी लोकेशन है, ये इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। चलिए, अगर इससे रिलेटेड आप रिवर की बात करें तो उत्तरी कोयल है, औरंगा और बुरहा रिजर्व से होकर बहती है, जिसमें बुरहा जो है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में एकमात्र बारहमासी नदी है। अगर वेजिटेशन की बात करें तो उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिसमें कि साल की प्रधानता होती है, नम पर्णपाती वनों में पेंच के साथ, और बॉक्साइट और कोयले से समृद्ध खनन दबाव के कारण संरक्षण प्रयासों को ये जटिल बनाता है। और अगर कुछ इससे रिलेटेड जो फ्लोरा हैं या वनस्पति हैं तो इसमें साल, सोरिया रोबस्टा, बबूल केचू, मधुका इंडिका, टर्मिनिलिया टोमेटोसा, ब्यूटीरिया, मोनोस्पर्मा और प्रेटोकार्पस मार्सुपियम, ये सारे जो फ्लोरा हैं वो इसमें शामिल हैं। अगर फौना देखें आप तो बाघ है, एशियाई हाथी है, तेंदुआ है, ग्रे उल्फ है, जंगली कुत्ता है, गौर है, सुस्त भालू है, और चार सींग वाले मृग का घर भी है। कौन? पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व का अगर इंपॉर्टेंस देखें आप तो यहाँ पे जो थ्रेटन है कि बाघों की घटती आबादी, रिपोर्ट आवास के नुकसान और अवैध शिकार के कारण बाघों की संख्या में गिरावट का सुझाव देती है, और मानव वन्यजीव संघर्ष यहाँ पे भटकते बाघों के आवास, संरक्षण संसाधनों की कमी और खंडित गलियारों का संकेत से मिलता है। ठीक है, अब इसमें वे फॉरवर्ड हम देखते हैं कि आगे की राह क्या है। तो बाघ गलियारों को मजबूत करना ये पहला सुझाव है, दूसरा है सामुदायिक भागीदारी को बनाना, और तीसरा जो है कि सख्त अवैध शिकार विरोधी उपाय करना। यानी जो पलामू टाइगर रिजर्व है और उसके आसपास के अभ्यारण्यों के बीच सुरक्षित वन्यजीवों की आवाजाही को सुनिश्चित करना, सामुदायिक भागीदारी में वन संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए इको टूरिज्म और स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देना, और सख्त अवैध शिकार विरोधी उपाय के लिए निगरानी के लिए बढ़ी हुई गश्त और तकनीक का उपयोग करना। अगर इसके कंक्लूजन को देखें तो जो पलामू टाइगर रिजर्व से भटके हुए बाघ का मामला आवास, संरक्षण और बेहतर वन्यजीव प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के लिए संरक्षण नीतियों, सामुदायिक जुड़ाव और सतत विकास को एकीकृत करने वाला एक समग्र दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। तो ये पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी, उसके जियोग्राफिकल लोकेशन और जो सारी चीजें कि क्यों चर्चा में रहा, सब कुछ। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो है भवानी रिवर। ठीक है, तो भवानी रिवर क्यों चर्चा में रही? तमिलनाडु के सार्वजनिक स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा विभाग द्वारा हाल ही में किए गए निष्कर्षों से पता चलता है कि पलायूर गांव यानी जदयाम पलायम पंचायत में भवानी नदी के पानी पीने के लिए असुरक्षित है। इससे तमिलनाडु में जल प्रदूषण, पारिस्थितिकी स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर चिंताएं
पैदा होती है। तो ये इन कारणों से भवानी रिवर चर्चा में आया। अब यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि जो भवानी रिवर है वो कहाँ से कैसे बहती है। ठीक है, ये मैसूर का पूरा एरिया, ये इरोड है और ये पलनी है। इस तरह से पूरा ये रिवर है, आप इसको मैप में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। चलिए, इसके अगर जियोग्राफिकल और हाइड्रोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस है इसका ये देखें तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भवानी नदी पश्चिमी घाट के ऊपरी नीलगिरी क्षेत्र से उत्पन्न होती है। अगर इसका रूट और बेसिन तो तमिलनाडु के 3 जिलों से, कौन कौन है, नीलगिरी, कोयम्बटूर और इरोड से होकर ये बहती है भवानी रिवर। तमिलनाडु में 87%, केरल में 9% और कर्नाटक में 4% में फैले 6200 वर्ग किलोमीटर जल निकासी बेसिन को ये कवर करती है। ठीक है, और भवानी शहर में कावेरी नदी के मिलने से पहले 185 किलोमीटर की यात्रा वो करती है। तो ये पूरा ओवरऑल इसका जो डिटेल था रूट और बेसिन का वो सारी। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पश्चिम और पूर्व वर्गर नीलगिरी से निकलती है, ये इसकी सहायक नदी है। और इरिगेशन और इसके वाटर यूज में भवानी का 90% पानी जो है कृषि उपयोग के लिए किया जाता है, जो इसे तमिलनाडु के किसानों के लिए जीवन रेखा बनाता है। और नदी पर बना भवानी सागर बांध दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है। तो भवानी सागर बांध किस नदी पे बना है, भवानी नदी पे बना है। अगर इन्वायरमेंटल और कल्चरल एक्टिविटी देखें इसमें तो भवानी संगमेश्वर मंदिर भवानी और कावेरी नदियों के संगम पर स्थित है, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। नदी आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखती है और समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करती है, जो इसे पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। ठीक है, अगर कुछ जो इसके इश्यू हैं और चैलेंजेस हैं तो सबसे पहला वाटर पोल्यूशन का है और दूसरा जो है डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रोचमेंट का इश्यू है। तो हाल की रिपोर्ट प्रदूषण को उजागर करती है, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अफवाह और अनुपचारित सीवेज गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा करते हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन में देखें तो नीलगिरी में वनों की कटाई से जल प्रवाह और अवसादन पैटर्न जो है वो अफेक्टेड होते हैं और शहरीकरण में और अवैध रेत खनन नदी के पारिस्थितिकी संतुलन को खतरे में डालते हैं। इसके बाद जल संसाधनों का जो अत्यधिक दोहन है, तो अत्यधिक सिंचाई की मांग नदी के प्रवाह और भूजल पुनर्भरण पर दबाव डालती है। जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा पैटर्न जल उपलब्धता को अधिक प्रभावित करते हैं। अब इसमें अगर हम देखें वे फॉरवर्ड इसका कि आगे का क्या राह है, तो वाटर कंजर्वेशन एंड जो पोल्यूशन कंट्रोल में औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन की सख्त निगरानी और बेहतर सीवेज सुविधाएं, और दूसरी चीज कि रासायनिक अपवाह को कम करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना। तीसरी चीज इसमें कि फॉरेस्ट में जो कैचमेंट है और कंजर्वेशन एरिया है, तो नदी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पश्चिमी घाटों में वनारोपण का कार्यक्रम करना चाहिए और अतिक्रमण को रोकने के लिए विनियमित भूमि उपयोग की नीतियों को लागू करना चाहिए। इसके बाद जो सस्टेनेबल इरिगेशन जो प्रैक्टिसेस हैं, तो जल उपयोग को अनुकूलित करने के लिए सूक्ष्म तकनीक सिंचाई लाइक एज ड्रिप है, स्प्रिंकलर सिस्टम, इनको सबको प्रमोट करना और बेहतर जल संसाधन वितरण के लिए भवानी सागर बांध के प्रबंधन को मजबूत करना। उसके बाद फिर जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है और उसके बाद जो अवेयरनेस है कि नदी कार्यकलाप कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए और संधारणीय जल उपयोग और जो अपशिष्ट प्रबंधन है इसके बारे में जागरूकता फैलाना। इसके बाद अगर भवानी रिवर के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो भवानी नदी कावेरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, जो तमिलनाडु में कृषि आजीविका और जैव विविधता का समर्थन करती है। जल प्रदूषण पर हाल की चिंताएं स्वच्छ जल, पारिस्थितिकी संरक्षण और अस्थायी संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर करती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी भवानी रिवर के बारे में। देखिए, ये जब इस तरह से आप करंट अफेयर को करते हैं तो जब मुख्य परीक्षा में आपको करंट अफेयर के बारे में जो लिखना होता है, तो वहाँ से ये जो फैक्ट हैं ये आप वहाँ भी उनको यूज कर सकते हैं। अगर आप में बेहतर लेखन शैली है तो इतने ही सारे फैक्ट से आप महत्वपूर्ण चीज़ें इसके बारे में राउट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी लिया है वो बिल्कुल मतलब फैक्ट डेटा है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हैं। मतलब क्यों चर्चा में रहा उसके बारे में सब कुछ, और उससे रिलेटेड जो फॉरवर्ड चीज़ें हैं या उसका जो कंक्लूजन है वो सारी चीज़ें हम एक न्यूज़ में डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे पूरी प्रीवियस सेशन देख रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। महत्वपूर्ण चीज़ें, और ये क्या है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक भाग है। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों रहा, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में भारत के गुजरात में अपशिष्ट से ऊर्जा
यानी वेस्ट टू एनर्जी भस्मीकरण परियोजना के लिए 40 मिलियन डॉलर के ऋण प्रस्ताव से हाथ खींच लिया है। ठीक है, किसने खींचा है? तो आईएफसी ने। क्यों? तो इससे एफिलिएशन की बात करूं तो यह विश्व बैंक समूह की निजी क्षेत्र की ऋण देने वाली संस्था या शाखा है। इसकी स्थापना 1956 में हुई और आईएफसी जो है उभरते बाजारों में निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएसए में है। ठीक है, इसके बाद अगर गवर्नेंस की बात करें तो आईएफसी का स्वामित्व और संचालन इसके सदस्य देशों द्वारा किया जाता है, जो भुगतान की गई पूंजी प्रदान करते हैं और मतदान के अधिकार रखते हैं। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष आईएफसी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं आईएफसी का जो फंक्शनिंग एरिया है। तो निजी क्षेत्र के निवेश को वित्त पोषित करना, यानी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसाय को ऋण, इक्विटी निवेश और गारंटी प्रदान करता है। दूसरी चीज, बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये तो फंक्शन है उसके। और एडवाइजरी जो सर्विस इसकी है, तो विकासशील देशों को उनके निजी उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। नीति सुधारों, बाजार विकास और जोखिम शमन रणनीतियों का भी ये समर्थन करता है। अगर इसके कैपिटल मोबिलाइजेशन की बात करें तो वैश्विक ऋणदाताओं और संस्थागत निवेशकों से निवेश आकर्षित करता है ये, और उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं में धन लगाने के लिए ऋण भागीदारी, समानांतर ऋण और मिश्रित वित्त तंत्र का उपयोग करता है। अगर आईएफसी की विकासात्मक भूमिका में जो प्रमुख चिंताएं हैं वो क्या क्या है, तो सबसे पहले तो जो एनवायरमेंटल और सोशल सेफगार्ड है, तो गुजरात में WTE परियोजना के आईएफसी का हटना प्रदूषण जोखिम, अपशिष्ट कुप्रबंधन और सार्वजनिक विरोध के बारे में चिंताओं का सुझाव देता है। और दूसरी चीज कि विश्व स्तर पर कई WTE परियोजनाओं को उच्च कार्बन उत्सर्जन और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, इसी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। अगर यहाँ पे स्थिरता बनाम आर्थिक विकास में देखें आप, तो पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। अक्षय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल में जलवायु के अनुकूल निवेश को प्राथमिकता देने के लिए आईएफसी की मांग बढ़ रही है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में जो नागरिक समाज संगठन अक्सर आईएफसी के निवेश निर्णयों में अधिक पारदर्शिता की मांग करते हैं। निष्पक्ष श्रम प्रथाओं, सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय प्रभाव आकलन सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर देखें हम आगे की राह इसमें क्या क्या है, तो हरित वित्त पोषण पहली चीज। तो आईएफसी को सौर, पवन और जैव ऊर्जा पहलों जैसी संधारणीय परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज जो है वो स्ट्रांग जो परिश्रम है, यानी मजबूत परिश्रम के लिए, तो निवेश पूर्व मूल्यांकन में पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तीसरी चीज जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग में पर्यावरण के अनुकूल परियोजना प्रबंधन के लिए स्थानीय सरकारों और व्यवसायों को मजबूत करना। कंक्लूजन इसका देखें तो गुजरात WTE परियोजना पर आईएफसी का निर्णय वित्त स्थिरता और शासन के बढ़ते अंतर संबंध को उजागर करता है, और उभरते बाजार में एक अग्रणी वैश्विक निवेशक के रूप में आईएफसी को आर्थिक विकास, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आईएफसी के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी जो यहाँ पे डिस्कस हुई। इसके बाद दूसरी न्यूज है, वो है HKU5CoV2 एक संभावित जूनोटिक खतरा और सतर्कता की आवश्यकता। क्या है, सारी चीजें देखते हैं। तो चीन में एक नए पहचाने गए चमगादड़ कोरोना वायरस HKU5CoV2 की खोज की गई है, जिससे जानवरों से मनुष्यों में इसके संचरण की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। तो महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो जो वायरल उसका है क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो कोरोना वायरस के मेरबेको वायरस सबजेनस से संबंधित है ये, और SARS-CoV-2 और मार्स-कोव दोनों के साथ समानताएं ये साझा करता है। मानव संचरण की संभावना क्या है, तो मानव ACE2 रिसेप्टर से जुड़ सकता है, जो संक्रमण के लिए SARS-CoV-2 द्वारा उपयोग की जाने वाली समान प्रणाली है। हालांकि ACE2 के साथ इसके बंधन आत्मीयता SARS-CoV-2 से कम है, जिससे बड़े पैमाने पर संक्रमण पैदा करने की इसकी क्षमता अनिश्चित हो जाती है। वैज्ञानिक खोज और चिंताएं क्या हैं, तो इस वायरस की पहचान वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सी झेंगली के नेतृत्व में वायरोलॉजिस्ट की एक टीम ने की, जो वेट कोरोना वायरस पर व्यापक काम करने के लिए जाने जाते हैं।
और इस खोज से जूनोटिक स्पिल ओवर वन्यजीव व्यापार की भूमिका और भविष्य की महामारियों को रोकने में निगरानी के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। इसमें मुख्य चिंताएं क्या हैं? तो जूनोटिक ट्रांसमिशन का जो जोखिम है, सो सार्स और मार्स की तरह HKU5CoV2 की कई प्रजातियों को संक्रमित करने की क्षमता क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है और जीवित पशु बाजार, वनों की कटाई और मानव वन्यजीव संपर्क भविष्य में स्पिल ओवर की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। उन्नत निगरानी की आवश्यकता, तो चमगादड़ आबादी और संभावित मध्यवर्ती मेजबानों की बेहतर निगरानी महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक पहचान तंत्र को मजबूत करने से प्रकोप को रोकने में मदद मिल सकती है। अगर जो बायोसेफ्टी है या जो रिसर्च एथिक्स है, तो आकस्मिक रिसाव से बचने के लिए जूनोटिक वायरस का अध्ययन उच्च जैव सुरक्षा मानकों के साथ किया जाना चाहिए और महामारी के जोखिमों को कम करने के लिए वायरोलॉजी अनुसंधान में पारदर्शी वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। वे फॉरवर्ड इसका देखें कि क्या है। तो सबसे पहला जो ग्लोबल हेल्थ कोलैबोरेशन है उसके बारे में कि मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य नीतियों को एकीकृत करने वाले वन हेल्थ दृष्टिकोण को मजबूत करना। दूसरी चीज, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी उभरते वायरस को ट्रैक करने के लिए वानस्पतिक समय जीनोमिक निगरानी में निवेश करना, सॉरी वास्तविक है ये। और वन्यजीव संरक्षण और विनियमन में जूनोटिक रोगजनकों के लिए मानव जोखिम को कम करने के लिए वन्यजीव व्यापार, आवास विनाश पर सख्त कानून और सार्वजनिक जागरूकता और नीति कार्रवाई यानी वैश्विक महामारी की तैयारी और जिम्मेदारी वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। फाइनली इसका कंक्लूजन क्या है? तो HKU5CoV2 की इस खोज इस बात की याद दिलाती है कि जूनोटिक स्पिल ओवर एक निरंतर वैश्विक खतरा बना हुआ है। हालांकि मनुष्यों के लिए इसका वर्तमान जोखिम अनिश्चित है, लेकिन भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए वायरोलॉजिकल शोध, सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय उपाय आवश्यक है। तो ये सारा जो महत्वपूर्ण डेटा था इसके बारे में, वो सारी हमने चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की। ये कौन सा वायरस है? तो ये है HKU5CoV2। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कैस्पियन सागर, घटते जल स्तर के बीच भू राजनीतिक और पर्यावरणीय चुनौतियां। तो चर्चा में क्यों रहा कैस्पियन सागर? तो दुनिया का सबसे बड़ा बंद जल निकाय कैस्पियन सागर जल स्तर में तेजी से गिरावट का सामना कर रहा है, जिससे पर्यावरण कार्यकर्ताओं, नीति निर्माताओं और सीमावर्ती देशों में गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। कैस्पियन सागर आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो कैस्पियन सागर की बाउंड्री, आप सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कई बार इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न भी स्टेटमेंट में बना के पूछे जाते हैं। तो कैस्पियन सी जो होता है वो 5 कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहला जो है वो कजाकिस्तान है, दूसरा जो है वो तुर्कमेनिस्तान है, और तीसरा जो है वो ईरान है, चौथा जो है वो अजरबैजान है, और पांचवी कंट्री क्या है? रशिया है, यानी रशिया है। ठीक है, तो ये 5 कंट्री के साथ कैस्पियन सी जो अपनी बाउंड्री टोटल शेयर करता है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो कैस्पियन सागर का भौगोलिक और सामरिक महत्व क्या है? तो अद्वितीय जल विज्ञान संबंधी विशेषताएं क्या है? तो यह एक एडोरेइक बेसिन है, जिसका अर्थ क्या होता है कि कोई बहिर्वाह नहीं है और यह वाष्पीकरण और नदी के प्रवाह पर निर्भर करता है। ठीक है, पानी की लवणता अलग अलग होती है। उत्तरी भाग में लगभग ताज़ा और दक्षिणी भाग में ज़्यादा खारा जल होता है। जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं तो वहाँ का जो जल होता है वो कम खारा होता है, और जहाँ पे नदियाँ नहीं गिरती हैं, केवल वेपोराइजेशन ही होता है, तो वहाँ का जो जल है वो ज़्यादा मतलब लवणीय है या खारा है, सॉरी। यह 3,86,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 1200 किलोमीटर और चौड़ाई 320 किलोमीटर है। कैस्पियन सागर की सीमाएं, तो रूस और अजरबैजान ये वेस्ट में है यानी पश्चिम में है, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उत्तर में है, और ईरान इसके दक्षिण में है। हमने मैप में भी सारी चीज़ें देखी। ठीक है, तो कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये ईरान है, अजरबैजान और ये रशिया है। यूरोप और एशिया के बीच अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण यह बहुत ज़्यादा भू राजनीतिक महत्व रखता है, जो इसे ऊर्जा, राजनीति और व्यापार मार्गों के लिए एक हॉटस्पॉट बनाता है। आर्थिक और संसाधन महत्व क्या है? तो ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध अपतटीय तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र सीमावर्ती देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कैवियार स्रोत वैश्विक उद्योग का समर्थन करता है, लेकिन अत्यधिक मछली पकड़ने और पारिस्थितिकी असंतुलन पर चिंता भी पैदा करता है। तट के किनारे जो प्रमुख शहर कौन कौन से? तो बाकू जो अजरबैजान की राजधानी है, और नौशहर जो कि ईरान में शामिल है। जलवायु परिवर्तन और जो राइजिंग टेम्परेचर है, तो बढ़ते तापमान और कम वर्षा के कारण वाष्पीकरण में वृद्धि ने पानी की कमी को तेज कर दिया है,
और सिकुड़ती तट रेखाओं, स्थानीय समुदायों और जैव विविधता के लिए ये खतरा बन रही है। नदियों में पानी का कम होना, तो वोल्गा, यूराल, टेरेक नदियां कैस्पियन सागर के लिए मीठे पानी का प्रमुख स्रोत हैं और मानवीय गतिविधियों से बांधों और अत्यधिक पानी के उपयोग ने उनके पानी प्रवाह को काफी कम कर दिया है, जिससे जल संकट और भी बढ़ गया है। ऊर्जा अन्वेषण और पारिस्थितिकी जो क्षति है, तो तेल ड्रिलिंग, गैस अन्वेषण और औद्योगिक प्रदूषण सामुद्रिक जीवन और जल गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। सीमावर्ती देशों के बीच एक एकीकृत पर्यावरणीय नीति का अभाव है, जिससे संसाधनों का अनियमित दोहन हो रहा है। जैव विविधता का नुकसान और आर्थिक व्यवधान, तो पानी के कम होते स्तर से कैस्पियन सील आबादी और अन्य जलीय प्रजातियों को खतरा है। कैवियार उत्पादन खतरे में है, जिससे मछली पकड़ने और जलीय कृषि पर निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। अब अगर भू राजनीतिक निहितार्थ देखें इसका, तो समुद्री सीमाओं और संसाधन स्वामित्व पर विवाद है। तो कैस्पियन सागर सीमावर्ती देशों के बीच क्षेत्रीय अधिकारों और ऊर्जा अन्वेषण क्षेत्रों को लेकर विवाद का विषय रहा है। 2018 में कैस्पियन सागर समझौते ने समुद्री सीमाओं को विनियमित करने की मांग की, लेकिन अनन्य आर्थिक क्षेत्रों पर विवाद अभी भी अनसुलझे ही हैं। क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता, तो जल वायु शमन, सतत जल प्रबंधन, संरक्षण नीतियों के लिए रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। आगे की राह क्या है? तो जल संसाधनों और जैव विविधता संरक्षण के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय समझौतों को मजबूत करना, पर्यावरणीय संरक्षण को कम करने के लिए औद्योगिक और ऊर्जा अन्वेषण गतिविधियों को विनियमित करना, वनीकरण, बेहतर सिंचाई पद्धतियों और पानी के अत्यधिक उपयोग को प्रतिबंधित करने सहित जलवायु लचीली नीतियों को अपनाना। इसके बाद इसका जो कंक्लूजन है, तो कैस्पियन सागर का घटता जल स्तर एक गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और भू राजनीतिक चुनौती पेश करता है, जबकि इसके ऊर्जा संसाधन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को ईंधन देते हैं। अनियंत्रित जलवायु परिवर्तन, मानव शोषण और समन्वित कार्रवाई की कमी से अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी कैस्पियन सी से रिलेटेड। हमने सारी चीज़ें देखी कैस्पियन सी से कि कौन कौन से जो प्रश्न है वो सारे बन सकते हैं, उनका पूरा डिटेल में आंसर। चलिए, इसके बाद हम दूसरी न्यूज़ देखते हैं अपनी, जो कि है काला प्लास्टिक। ठीक है, एक छिपा हुआ खतरा। क्या है काला प्लास्टिक, क्यों चर्चा में रहा, महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि काले प्लास्टिक में जहरीले, अग्निरोधी और भारी धातुएं हैं, जिनका व्यापक रूप से खाद्य ट्रे, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग में उपयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा करते हैं। तो ब्लैक प्लास्टिक क्या है, सबसे पहले तो यही देखते हैं। तो टाइप ऑफ प्लास्टिक विडली यूज्ड फूड पैकेजिंग, किचन, अंसिल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टॉय। दूसरी चीज कि मुख्य रूप से कंप्यूटर, टीवी और घरेलू उपकरण जैसे रिसाइकिल किए गए इलेक्ट्रॉनिक कचरे से ये प्राप्त होता है। ठीक है, यानी एक ऐसा प्रकार प्लास्टिक का जिसमें व्यापक रूप से खाद्य पैकेजिंग, रसोई के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों में इनका उपयोग होता है। ब्लैक प्लास्टिक में पाए जाने वाले विषाक्त घटक क्या हैं? तो फ्लेम रिटार्डेट यानी ब्रोमीन आधारित आग के खतरों को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किया जाता है। भारी धातुओं में सीसा, कैडमियम, पारा, एंटीमनी अपनी विषाक्तता और दृढ़ता के लिए जानी जाती हैं। और एंडोक्राइन विघटनकारी रसायन है, जिसको कि बीपीए कहते हैं, गंभीर स्वास्थ्य विकारों से ये जुड़े हुए हैं। मेन कंसर्न क्या है? तो विषाक्त संरचना। इसमें ब्रोमीन आधारित अग्निरोधी सीसा, कैडमियम और बीपीए शामिल है, जो गर्म होने पर भोजन में घुल सकते हैं। स्वास्थ्य जोखिम क्या है? तो हार्मोनल व्यवधान, प्रजनन संबंधी समस्याएं, मोटापा और तंत्रिका संबंधी क्षति से जुड़े हैं। बच्चों को खिलौनों और बर्तनों से अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा? तो रिसाइकिल करना मुश्किल, अक्सर जला दिया जाता है, जिससे डाइऑक्सिन और माइक्रोप्लास्टिक निकलते हैं, जिससे प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। नियामक अंतराल क्या है? कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग और खाद्य पैकेजिंग में कड़े सुरक्षा नियमों के अभी तक अभाव है। आगे की जो राह है, तो प्लास्टिक उत्पादों, विशेष रूप से खाद्य ग्रेड सामग्री में विषाक्त योजकों पर प्रतिबंध लगाएं, रिसाइकलिंग मानकों को बढ़ाएं और कांच और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग जैसे सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा दें। काले प्लास्टिक के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक बनाएं और संधारणीय उपभोग को प्रोत्साहित करें। इसके बाद इसका कंक्लूजन, तो काला प्लास्टिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। इसके खतरों को कम करने के लिए तत्काल नीतिगत कार्रवाई, उद्योग की जिम्मेदारी और उपभोक्ता जागरूकता की काफ़ी आवश्यकता है। तो ये ब्लैक प्लास्टिक के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। क्या है
कितने उसमें जो डेंजरस केमिकल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके बाद बौनी आकाशगंगाएं, ब्रह्मांड में छिपे निर्माण खंड। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा? तो भारतीय भूगोल के खगोल भौतिकविद राग दीपिका पुचा के नेतृत्व में अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने बौनी आकाशगंगाओं के में मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को सबसे बड़े नमूने की खोज की है, जो ब्रह्मांडीय विकास में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। तो ये न्यूज रही चर्चा में। अब इसके मुख्य कुछ जानकारी देखते हैं। तो छोटी लेकिन प्रचुर मात्रा में बौनी आकाशगंगाओं में कुछ अरब तारे होते हैं, जबकि विशाल आकाशगंगाओं में सैकड़ों अरब तारे होते हैं। वे ब्रह्मांड में सबसे आम आकाशगंगाएं हैं, लेकिन उनकी कम चमक और द्रव्यमान के कारण उनका पता लगाना मुश्किल होता है। फॉर्मेशन और इवोल्यूशन देखें तो संभवतः वह प्रारंभिक ब्रह्मांड के दौरान या आकाशगंगा टकरावों के माध्यम से बनी समय के साथ सामग्री और डार्क मैटर जमा करती रहती हैं। और बड़ी आकाशगंगाओं के साथ ही यानी मिल्की वे में 20 से अधिक बौनी आकाशगंगाएं हैं, जो अपनी मूल आकाशगंगा में तारे निर्माण और ब्लैक होल गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। इसका स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी देखें तो जबकि कई एक निश्चित आकार की कमी होती है, कुछ सर्पिल भुजाएं या अंडाकार संरचना जो है वो प्रदर्शित कर सकती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? तो ब्रह्मांडीय विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है ये। बौनी आकाशगंगाओं का अध्ययन ब्रह्मांड के इतिहास और आकाशगंगा विकास में ब्लैक होल की भूमिका का पता लगाने में मदद करता है। डार्क मैटर शोध की कुंजी, वे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण अंतः क्रियाओं को प्रभावित करते हुए डार्क मैटर वितरण में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कंक्लूजन क्या है? तो बौनी आकाशगंगाएं हालांकि छोटी होती हैं, ब्रह्मांड को आकार देने में महत्वपूर्ण होती हैं। उनका अध्ययन आकाशगंगा निर्माण, ब्लैक होल विकास और डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है, जो ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी गैलेक्सी के बारे में, वो सारी हमने देखी। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता का स्वर्ग। ठीक है, तो न्यूज में क्या रहा कि भारत के विदेश मंत्री और 61 देशों के राजनयिकों ने हाल ही में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया और इसके वैश्विक पारिस्थितिकी महत्व पर प्रकाश डाला। तो जो लोकेशन है, असम में स्थित कांजीरंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का सबसे बड़ा अछूता बाढ़ का मैदान है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1985 में ये शामिल किया गया है। अद्वितीय परिदृश्य में लंबी हाथी घास, दलदली भूमि, उथले तालाब और घने जंगल जो डिफालू और मोरा डिफालू नदियों द्वारा आकार लेते हैं। समृद्ध वनस्पति और जीव, तो वनस्पति में हाथी घास, दलदली भूमि और कमल और जलकुंभी जैसे जलीय पौधों का प्रभुत्व है। अगर फौना देखें आप तो बाघों, दलदली हिरणों, हाथियों, भैंसों, हुलाक गिब्बन और गंगा डॉल्फिन के साथ साथ एक सींग वाले गैंडे की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी करता है कांजीरंगा। इंपॉर्टेंस, तो संरक्षण हॉटस्पॉट में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास जो वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में योगदान देता है। पर्यटन और अर्थव्यवस्था, एक प्रमुख पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल जो स्थानीय आजीविका का समर्थन करता है और संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। कंक्लूजन, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सफल संरक्षण का प्रतीक है और भारत की समृद्ध प्राकृतिक विरासत का एक प्रमाण है, जो निरंतर संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन की आवश्यकता को मजबूत करता है। तो ये कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज है, अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन यानी ग्रामीण विकास को मजबूत बनाना। क्या रहा चर्चा में? तो 21वें AARDO शिखर सम्मेलन ने इस बात की पुष्टि की कि समुदाय संचालित विकास, स्थानीय ज्ञान, प्रौद्योगिकी और दक्षिण दक्षिण सहयोग ग्रामीण प्रगति की कुंजी है। 1962 में स्थापित यह 32 अफ्रीकी और एशियाई देशों के बीच ग्रामीण विकास सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, कौन सा? AARDO। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। वैश्विक सहयोग FAO, IFAD, अंकटाड, यूनेस्को और UNDP जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। और इसका कार्य क्या है? तो स्थायी ग्रामीण विकास के लिए ज्ञान के आदान प्रदान और समन्वित कार्यवाही की सुविधा प्रदान करता है। कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और पायलट परियोजनाओं का भी समर्थन करता है। इंपॉर्टेंस, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है, अफ्रीका और एशिया में कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूत करता है, सतत विकास को बढ़ावा देता है, ग्रामीण परियोजनाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता की सुविधा भी प्रदान करता है। कंक्लूजन, तो AARDO संयुक्त राष्ट्र के विकास एजेंडे के साथ मिलकर समावेशी और सतत ग्रामीण विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये AARDO के बारे में
कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि हमने यहाँ पे देखी। अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है ये है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसको कि आशा कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है ये। तो केरल में आशा कार्यकर्ता उच्च पारिश्रमिक 21,000 प्रतिमाह और 5 लाख सेवानिवृत्त लाभ और बुनियादी कल्याण उपायों की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कहाँ पे? केरल में। आशा के बारे में तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण समुदायों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करती हैं। गोवा को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू है और प्रति 1,000 लोगों पर एक आशा ये एक मानक है। चयन तो समुदाय का निवासी होना चाहिए और 25 से लेकर 45 वर्ष का, साक्षर कक्षा 8 से 10 तक का, और कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाना चाहिए। इनका कार्य क्या है? तो जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हैं ये। दवा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाते हैं। स्वास्थ्य, स्वच्छता, मातृ देखभाल और बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। कंपनसेशन की बात करें तो कार्य प्रदर्शन में आधारित प्रोत्साहन है, जिसमें 2,000 से लेकर 7,000 प्रतिमाह के साथ मानद, स्वयंसेवक, गर्भ निरोधक और सैनिटरी नैपकिन जैसे स्वास्थ्य उत्पादों के सामाजिक विपणन के अतिरिक्त आय होती है। इंपॉर्टेंस देखें तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण अभियान और बीमारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण है। भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की प्रमुख खिलाड़ी फिर भी कम वेतन और नौकरी की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। आगे की राह क्या है? तो स्वास्थ्य सेवा के अग्रणी के रूप में उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए उचित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, बेहतर सामुदायिक स्वास्थ्य परिणामों के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रणालियों को मजबूत करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी आशा के बारे में, जो क्यों चर्चा में है और क्या सारी चीजें हैं। चलिए इसके बाद हमारी जो दूसरी न्यूज है कि WHO का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, ठीक है। तो चर्चा में क्यों रहा? तो WHO ने हाल ही में फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल यानी WHO FCTC की 20वीं वर्षगांठ मनाई। तो तंबाकू महामारी से निपटने के लिए WHO के तहत पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि 21 मई 2003 को अपनाया गया, 27 फरवरी 2005 को लागू किया गया और 181 देशों द्वारा अनुसमर्थित है। भारत ने 2004 में इसकी पुष्टि की थी। इसका उद्देश्य क्या है कि तंबाकू की मांग और आपूर्ति दोनों को कम करना, व्यापार उदारीकरण, विज्ञापन और अवैध तंबाकू व्यापार जैसी सीमा पार चुनौतियों का समाधान करना। इसके जो की मेजर्स क्या क्या हैं? तंबाकू उद्योग के प्रभाव से सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों की रक्षा करना, तंबाकू की खपत को रोकने के लिए करों और कीमतों में वृद्धि करना, तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंध लगाना, तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग और सामग्री को विनियमित करना और लोगों को सेकेंड हैंड स्मोक के संपर्क से बचाना। इसका जो इम्पोर्टेंस है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक ऐतिहासिक वैश्विक पहल जो तंबाकू से संबंधित बीमारियों और मौतों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का COTPA अधिनियम 2003 और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम WHO FCTC के साथ संरेखित है। आगे की राह क्या है कि तंबाकू विरोधी कानूनों को इनका जो मजबूत प्रवर्तन होना चाहिए और तंबाकू की खपत को कम करने के लिए एक सख्त कराधान और जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। तो ये पूरा महत्वपूर्ण चीज थी जो कि FCTC के बारे में, यानी WHO का ये फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है, ब्लड मून, एक दुर्लभ खगोलीय घटना। चर्चा में क्यों रहा ये? तो 14 मार्च 2025 को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका और अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये नहीं दिखाई देगा, है ना। ब्लड मून क्या होता है? यह तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। रेले स्कैटरिंग के कारण नीली रोशनी बिखर जाती है, जबकि लाल रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है, जिससे चंद्रमा लाल नारंगी दिखाई पड़ता है। पूर्णतया के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की जो अम्बरा यानी सबसे गहरी छाया में होता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल और आकाशीय यांत्रिकी की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाता है। खगोलीय अनुसंधान और अंतरिक्ष विज्ञान में सार्वजनिक जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण है। पिछला जो ब्लड मून था वो 2022 में देखा गया था। खगोलीय घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक जिज्ञासा और जागरूकता को प्रोत्साहित करें, और मतलब आगे की राह है ये, खगोल विज्ञान, शिक्षा और अवलोकन संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो ये ब्लड मून के बारे में महत्वपूर्ण चीज है कि ब्लड मून होता क्या है और पहले कब दिखाई दिया और अभी कब दिखाई देगा ये। चलिए इसके बाद जो दूसरा न्यूज है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, SUIT और सोलर फ्लेयर्स क्या है?
तो आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने हाल ही में सबसे तीव्र सौर विस्फोटों में से एक X6.3 क्लास सोलर फ्लेयर को कैप्चर किया है। तो SUIT क्या है? तो आदित्य L1 पर एक रिमोट सेंसिंग पेलोड भारत का पहला सौर मिशन, जिसे इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इसरो केंद्र के सहयोग से IUCAA पुणे द्वारा विकसित किया गया और लगातार सौर निगरानी के लिए लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 से 24/7 सूर्य का निरीक्षण कर सकता है। फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का विश्लेषण करते हुए फुल डिस्क और क्षेत्र विशिष्ट छवियों को कैप्चर करता है। सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए 11 कैलिब्रेटेड फिल्टर 200 से लेकर 400 nm रेंज से लैस होता है। सूर्य जलवायु संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण सौर वर्णक्रमीय विकिरण को मापने में मदद करता है। सोलर फ्लेयर क्या होता है? तो सूर्य की गतिशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण अचानक ऊर्जा में विस्फोट होता है। तीव्र विकिरण और उच्च ऊर्जा वाले कण निकलते हैं, जिन्हें एक्सरे और परावैंगनिक उत्सर्जन में देखा जा सकता है। अवधि मिनटों से लेकर घंटों तक भिन्न भिन्न होती है और अंतरिक्ष और पृथ्वी के वातावरण को ये प्रभावित कर सकते हैं। इफेक्ट जो होगा अर्थ पे क्या होगा? तो उपग्रह संचार और रेडियो संकेतों को बाधित कर सकता है। भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकता है, जिससे बिजली ग्रिड और नेविगेशन सिस्टम अफेक्टेड होंगे। निचले अक्षांशों पर अरोरा उत्तरी और दक्षिणी रोशनी की ओर जाता है। आगे की राह क्या है? तो अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी क्षमताओं को बढ़ाना, जलवायु और वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए SUIT डेटा का उपयोग करना और वैश्विक हेलियोफिजिक्स अध्ययनों में भारत की भूमिका को मजबूत करना। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी सोलर फ्लेयर के बारे में। आदित्य L1 का जो महत्वपूर्ण मिशन है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT। चलिए नेक्स्ट न्यूज है जो हमारी सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के बारे में महत्वपूर्ण चीज। ये इनका जो की फैक्ट है, श्रमेण सर्वम साध्यम, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में एक उच्च पहाड़ी गांव माना में हुए हिमस्खलन से 14 BRO श्रमिकों को बचाया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत 7 मई 1960 को स्थापित किया गया BRO को, और 19 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे मित्र देशों से सड़कों, पुलों, हवाई क्षेत्रों, सुरंगों और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव करता है। BRO सीमा सड़क विकास बोर्ड BRDB के तहत कार्य करता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और रक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स और आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स जो प्रतिनियुक्त पर होते हैं, इनके द्वारा ये संचालित होता है। सैन्य रसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे के क्षेत्रों में तेजी से सैन्य आवाजाही और बुनियादी ढांचे का समर्थन सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान परिचालन भूमिका भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आगे की सड़कों और हवाई क्षेत्रों को बनाए रखने में ये सहायता करता है। जो परियोजनाएं हैं, तो अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग 9.02 किलोमीटर, जो लद्दाख से कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। और इनका आदर्श वाक्य हमने आपको पहले ही बताया, श्रमण सर्वम साध्यम, यानी कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, ये इनका मोटो है। इंपॉर्टेंस देखें तो रणनीतिक कनेक्टिविटी में सुधार करके राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाता है, दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, पड़ोसी देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से भारत के राजनयिक संबंध को मजबूत करता है। आगे की राह क्या है? तो भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने के लिए सीमावर्ती बुनियादी ढांचे का विस्तार, सभी मौसम में कनेक्टिविटी के लिए उन्नत निर्माण तकनीक को अपनाना, विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में श्रमिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना। तो ये BRO के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, तो ये वीकली करंट अफेयर का यहाँ पे पूरा सेशन समाप्त होता है। तो फरवरी का हमारा ये 23 फरवरी से लेकर के और 1 मार्च तक का एक कंप्लीट समरी थी, और जो महत्वपूर्ण न्यूज थी 12-15 वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।